अनुवादक 54,96,90,339। जब लिन शेन ने इसे पहले छुआ था तो उसे लगा था कि यह चीज बिल्कुल सांप जैसी नहीं है। अब इसे देखकर ये और भी कम सांप जैसी लग रही थी। सांपों के सिर सांप जैसे होते हैं, लेकिन इस चीज का सिर बहुत स्पष्ट नहीं था। एक सरसरी नजर में यह एक केचुए जैसा लग रहा था जिसके ऊपरी हिस्से में बस एक छोटा सा छेद था जो शायद इसका मुंह रहा होगा। इसका शरीर भी केचुए जैसा नहीं था, बल्कि कुछ कुछ गहरे लाल धातु के धागों से बनी सांप की खाल की रस्सी जैसा था। कुल मिलाकर अगर आप ध्यान से न देखें तो यह चीज बस रस्सी का एक टुकड़ा जैसी लगेगी। लिन शेन को यकीन नहीं हो रहा था कि यह वास्तव में क्या था, और उसके पास ये पता लगाने का समय भी नहीं था। लिन शेन के जागने का आभास होते ही प्राणी का शरीर अचानक फूल गया और उसका मूल रूप से लगभग 3 सेंटीमीटर मोटा शरीर पल भर में एक बाल्टी की मोटाई तक बढ़ गया। पहले सुई के आकार का मुंह भी फैल गया और इतना बड़ा हो गया कि वह आसानी से मानव सिर को निगल सकता था। मुंह के अंदर रक्त के रंग के क्रिस्टल के दांतों के छल्ले थे जो गियर जैसे दिखते थे, धीरे धीरे उसके शरीर के अंदर घूम रहे थे। मंद और फिर चमकदार रक्त प्रकाश के साथ टिमटिमा रहे थे, जैसे कोई रक्त क्रिस्टल कोल्हू चालू हो गया हो। यदि किसी का सिर इसके द्वारा निगल लिया जाए तो संभवतः वह क्षण भर में ही खूनी अवशेषों में बदल जाएगा। जैसे ही राक्षसी मुखपत्र लिन शेन को निगलने वाला था, उसने बेतहाशा संघर्ष किया। चूंकि प्राणी का अगला आधा हिस्सा फूल चुका था जबकि दूसरा आधा अभी तक नहीं फूला था, लिन शेन को उस तंग बंधन से थोड़ी सी जगह मिल गई। इससे पहले कि प्राणी का मुंह टूटकर गिरता, एक हाथ जोर से खींचकर उसे मुक्त कर दिया गया। परिणामों की परवाह किए बिना लिन शेन ने प्राणी के सिर पर एक लाल धब्बे के नीचे मुक्का मारा जो उसने उसके शरीर पर देखा था, जो एक एक्यू पॉइंट था। प्राणी के फूल जाने के कारण वह लाल धब्बा भी काफी बड़ा हो गया था। टकराना। जैसे ही उस प्राणी का मुंह लिन शेन के सिर को निगलने वाला था, उसकी मुट्ठी ने लाल स्थान पर जोर से प्रहार किया। लिन शेन को अपनी उंगलियों में तेज दर्द महसूस हुआ, संभवतः उसकी उंगलियों की हड्डियां टूट गई थी या फ्रैक्चर हो गया था। प्राणी का शरीर पूरी तरह से रुका नहीं बल्कि धीमा हो गया और अभी भी लिन शेन के सिर को घेरे हुए था। ऐसा लग रहा था कि एक्यू पॉइंट सीलिंग पूरी तरह से काम नहीं कर रही थी। केवल ताकत के साथ लिन शेन का बल प्राणी की सुरक्षा को भेदने के लिए भी पर्याप्त नहीं था। लिन शेन ने अपना सिर एक ओर झुका लिया ताकि प्राणी उसके शरीर में न समा जाए, जबकि उसकी मुट्ठी ने प्राणी के शरीर पर लाल धब्बों पर पागलों की तरह प्रहार किया। उसकी उंगलियों में दिल दहला देने वाला दर्द हुआ, लेकिन लिन शेन को इसकी कोई परवाह नहीं थी। सभी हड्डियां टूट जाना यहाँ अपनी जान गंवाने से बेहतर था। प्राणी के शरीर पर खून के छींटे थे जो लिन शेन की मुट्ठी के फटने से निकले मांस से आया था। इससे राक्षस को कोई नुकसान नहीं हुआ। प्राणी अभी भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। एक्यू पॉइंट सीलिंग द्वारा पूरी तरह से स्थिर नहीं हुआ था, बस उसकी हरकतें बहुत सुस्त हो गई थी और लिन शेन के शरीर को बांधने वाला बल धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। लिन शेन का दूसरा हाथ अंततः मुक्त हो गया। उसने प्राणी के फूले हुए अगले हिस्से पर दबाव डाला और उसके शरीर को बाहर खींच लिया। इस बिंदु पर लिन शेन ने जो हाथ पहले इस्तेमाल किया था वह अब मुट्ठी भी नहीं बना सकता था। उंगलियां अस्वाभाविक रूप से मुड़ी हुई थीं, फटा हुआ मांस धुंधला हो गया था जिससे लगातार खून टपक रहा था। प्राणी का शरीर भी हिंसक रूप से हिल रहा था। प्रत्येक झटके के साथ वह ऐंठ रहा था, मानो एक्यू पॉइंट सीलिंग की बाधाओं से मुक्त होने वाला हो। लिन शेन को पता था कि ऐसा नहीं था कि एक्यू पॉइंट सीलिंग की क्षमता अप्रभावी थी, बल्कि उसकी अपनी ताकत प्राणी के एक्यू पॉइंट्स को पूरी तरह से सील करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। यह ऐसा था जैसे किसी ने कवच पहन रखा हो। एक्यू पॉइंट कहाँ है ये जानना एक बात थी, लेकिन अपनी ताकत से कवच को भेदने में सक्षम न होना इसका मतलब था कि इसके माध्यम से एक्यू पॉइंट्स को प्रभावित करने का कोई तरीका नहीं था। आघात को प्राणी तक पहुंचाने तथा कुछ प्रभाव डालने की क्षमता पहले से ही भाग्य का ही परिणाम थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। लिन शेन ने अपने अच्छे हाथों से बिस्तर के पास पड़े अपने कपड़ों तक पहुंच बनाए और सुपरसोनिक गनमैन और स्टील टेल स्कॉर्पियन के पेट कैप्सूल ढूंढने की कोशिश की, लेकिन छूने पर वह स्टील टेल स्कॉर्पियन का कैप्सूल नहीं ढूंढ पाया, केवल सुपरसोनिक गनमैन का कैप्सूल ही मिला। इस समय उसके पास इसके बारे में अधिक सोचने का समय नहीं था। उसने अपने पास छिपाई हुई चाबी पकड़ी और तुरंत पेट कैप्सूल खोल दिया। पालतू कैप्सूल तेजी से बदल गया और सुपरसोनिक गनमैन लिन शेन के सामने प्रकट हुआ। उसके आदेश पर गनमैन ने राक्षस पर गोली चलाई। लाल स्थान पर लगी गोली वास्तव में विक्षेपित होकर एक ओर खिसक गई और केवल एक हल्का सफेद निशान छोड़ गई। राक्षस का शरीर और भी तेजी से ऐंठ गया।
लिन शेन का दिल तेजी से धड़क उठा। उसे एहसास हुआ कि अग्नि बीज की क्षमता केवल तभी काम करती है जब वह स्वयं इसका उपयोग करता है। बाहरी ताकतें भले ही वे EQ पॉइंट्स पर प्रहार कर सकती हो, EQ पॉइंट सीलिंग पर कोई प्रभाव नहीं डालती। इससे यह और भी सिद्ध हो गया कि अग्निबीज की शक्ति वास्तव में अवैज्ञानिक थी। सुपरसोनिक गनमैन ने राक्षस के शरीर के अन्य हिस्सों पर भी गोली चलाई, लेकिन परिणाम और भी बुरे थे। लाल स्थान पर गोली लगने से शायद कोई निशान न रह जाए, जबकि अन्य क्षेत्रों में कोई निशान नहीं रह सकता। जो गोलियां राक्षस के मुंह में घुसी और उसके रक्त क्रिस्टल जैसे दांतेदार दांतों पर लगी, वे टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए। वे रक्त क्रिस्टल राक्षस के शरीर से अधिक कठोर थे, जिससे लिन शेन को कैंग द्वारा कही गई बात याद आ गई। प्राणी के साथ क्रिस्टल बेस स्तर पर आगे बढ़ने के दौरान एक दुर्घटना हुई थी और उसने पहले ही आंशिक रूप से क्रिस्टल जैसा शरीर प्राप्त कर लिया था। जैसे ही राक्षस EQ पॉइंट सीलिंग के बंधन से मुक्त होने वाला था, लिन शेन के पास आगे बढ़ने, अपने हाथ के चारों ओर एक चादर लपेटने और अपनी स्वस्थ मुट्ठी से लाल धब्बे पर मुक्का मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कई घूंसे मारने के बाद उसके हाथ पर लगी चादर से खून के निशान रिसने लगे और राक्षस का शरीर एक बार फिर अत्यंत सुस्त, लगभग गतिहीन हो गया। लेकिन लिन शेन जानता था कि यह कोई समाधान नहीं था। अगर वह इसी तरह चलता रहा तो उसके हाथ जल्दी या बाद में बर्बाद हो जाएंगे। एक बार जब राक्षस EQ पॉइंट सीलिंग की शक्ति से विवश नहीं रह गया, तो सिर्फ वह लिन शेन ही नहीं, बल्कि पूरे लिन परिवार की संपत्ति राक्षस द्वारा तबाह कर दी जाएगी। ये क्रिस्टल बेस लेवल की ताकत वाला एक बेस वेरिएंट प्राणी था। अगर उसके तीसरे और चौथे भाई यहाँ होते तो इससे निपटने का कोई तरीका हो सकता था, लेकिन वर्तमान में लिन परिवार में कोई भी ऐसा नहीं था जो ऐसे बेस वेरिएंट प्राणी से मुकाबला कर सके। मदद के लिए पुकारना मौत की सजा होगी। इस प्रकार शुरू से ही लिन शेन के पास मदद के लिए कॉल करने के लिए अलार्म को सक्रिय करने का कोई मौका नहीं था, और अब किसी को भी कॉल करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। उनके घर खास तौर पर डिजाइन किए गए थे, जिनमें मजबूत सुरक्षा और अच्छी ध्वनिरोधी व्यवस्था थी। इतने लंबे समय तक चले हंगामे के बावजूद बाहर से किसी ने कुछ नहीं सुना और जांच करने के लिए नहीं आया। लिन शेन का पहला विचार भागने का था, अपनी उपयोगिता को बचाए रखने का, ताकि वह भविष्य में फिर से उठ सके। यदि उसकी जान चली गई तो परिवार की संपत्ति किसी काम की नहीं रहेगी। जैसे ही उसने भागने के बारे में सोचा, लिन शेन का दिल हिल गया। उसे असीम शक्ति अनुबंध अग्नि बीज याद आया जो उसने पहले हासिल किया था। असीम शक्ति अनुबंध के तहत एक प्राणी के साथ रक्त अनुबंध पर हस्ताक्षर करना आवश्यक था, लेकिन इसमें यह निर्दिष्ट नहीं किया गया था कि यह अनुबंध एक नवजात प्राणी के साथ ही होना चाहिए। हालांकि चूंकि वयस्क जीव अब बड़े नहीं होते, इसलिए सामान्य परिस्थितियों में उनके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करना बेकार है। निश्चित रूप से किसी किशोर के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करना बेहतर है। फिर भी असीम शक्ति अनुबंध का एक और लाभ था। एक बार जब कोई प्राणी अनुबंध से बंध जाता है तो वह पालतू जानवर के समान हो जाता है, जो अपने मालिक की आज्ञा का उल्लंघन करने में असमर्थ हो जाता है। बेशक यह अनुबंध सिर्फ खून चिपकाकर पूरा नहीं किया जा सकता था। किसी को प्राणी के शरीर पर अपने खून से रक्तवाचा खींचनी होती थी, और इस प्रक्रिया के दौरान प्राणी विरोध नहीं कर सकता था। अगर वह विरोध करता तो रक्तवाचा विफल हो जाती। यदि विकल्प दिया जाए तो लिन शेन निश्चित रूप से पर्याप्त विकास क्षमता वाले आधार संस्करण प्राणी के साथ असीम शक्ति अनुबंध पर हस्ताक्षर करना पसंद करेंगे। अब हालांकि अपने जीवन के लिए, लिन परिवार के सदस्यों और संपत्ति की सुरक्षा के लिए उसे इस प्राणी के साथ असीम शक्ति अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का प्रयास करना था। बेशक इसका एक फायदा भी था, ये जीव उच्च स्तर का था। भले ही यह उसकी ताकत बढ़ाने में मदद न करे, लेकिन यह एक शक्तिशाली पालतू जानवर होगा और गॉड माउंटेन की यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण सहायता होगी। जहां तक इस बात का सवाल है कि प्राणी इच्छुक था या विरोध करेगा, लिन शेन का उसकी सहमति मांगने का कोई इरादा नहीं था। उसने EQ पॉइंट सीलिंग के साथ उसके शरीर को जबरन नियंत्रित करने और असीम शक्ति अनुबंध को पूरा करने की योजना बनाई। इस निष्कर्ष पर पहुंचकर लिन शेन ने अब और संकोच नहीं किया। अपनी उंगली की हड्डियों से आ रहे तीव्र दर्द को झेलते हुए उसने एक बार फिर राक्षस के लाल धब्बे पर मुक्का मारा। एक हाथ से असीम शक्ति अनुबंध को सक्रिय करते हुए उसने कांपते हुए प्राणी पर रक्तवाचा खींचना शुरू कर दिया। उसका हाथ पहले से ही खून से लथपथ था, यहाँ तक कि उसने अपनी उंगली काटने का कदम भी छोड़ दिया। अजीब बात है, जब एक बार असीम शक्ति अनुबंध सक्रिय हुआ तो लिन शेन का खून जब उस प्राणी की त्वचा को छूता था, जो स्टील से भी अधिक कठोर थी, तो ऐसा लगता था जैसे मांस पर दाग लगाने वाला लोहा उसमें जल रहा हो।
एक्यूपॉइंट सीलिंग के बलपूर्वक नियंत्रण के तहत भी लिन शेन अभी भी प्राणी के शरीर को स्पष्ट रूप से हिलते हुए देख सकता था, जैसे कि वह जल गया हो। दुर्भाग्य से राक्षस लिन शेन के अथक प्रहार के कारण 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सका, जिससे रक्तवाचा के निर्माण में बाधा उत्पन्न होने की कोई गुंजाइश नहीं बची। जब लिन शेन का हाथ लाल धब्बे पर प्रहार करने से लगभग सुन्न हो गया था, तब रक्तवाचा अंततः पूरी हो गई। जिस क्षण रक्तवाचा समाप्त हुई, मूल रूप से मंद रक्त पैटर्न अचानक मैग्मा जैसी चमक में बदल गए। अगले ही क्षण रक्त के चिन्ह और धधकती रोशनी दोनों त्वचा के नीचे समा गए और अदृश्य हो गए। हिंसक रूप से कांपता हुआ राक्षस शांत हो गया। अध्याय 22 स्वर्ग के लिए बलिदान। अनुवादक 54,96,90,339। लिन शेन कुर्सी पर गिर पड़ा, उसके हाथ अभी भी दर्द से बेकाबू होकर कांप रहे थे। उसने मेज पर रखा पानी का गिलास उठाकर एक घूंट पीने और अपनी नसों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ गिलास को पकड़ नहीं पाए और उसे छूते ही वह दर्द से कराह उठा और चिल्ला उठा। इसके विपरीत जब लिन शेन ने उसके दबाव बिंदुओं पर प्रहार करना बंद कर दिया, तो राक्षस शांत हो गया और उसने शीघ्र ही अपनी गतिशीलता पुनः प्राप्त कर ली। सूजा हुआ अगला सिरा धीरे धीरे अपनी मूल अवस्था में वापस आ गया, गहरे लाल रंग की सांप की खाल की रस्सी जैसा, और वह लिन शेन के पास पहुंचा। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और अपना मुंह खोला। इस बार मुखपत्र बड़ा नहीं हुआ, बल्कि थोड़ा सा खुल गया, जिससे अंदर अनगिनत रक्त क्रिस्टल गियर घूमते हुए दिखाई दिए। फिर उसने अपना सिर नीचे किया और एक छोटी सी चाबी बाहर थूकी जो मानिक जैसी दिख रही थी। दर्द को नजरअंदाज करते हुए लिन शेन ने खून से सनी उंगलियों से हाथ बढ़ाया, कांपते हुए जैसे कि उसे पार्किंसंस हो, और रूबी चाबी उठा ली। अब जब उसके पास चाबी थी तो लिन शेन ने आखिरकार अपनी चिंताओं को छोड़ दिया। इस चाबी के साथ अजीब बेस वेरिएंट प्राणी अब उसके लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर सकता था। चाबी को देखते हुए और फिर उसके मुखपत्र को देखते हुए लिन शेन सोच रहा था कि चाबी का छेद वास्तव में कहाँ हो सकता है, ये सोचते हुए कि क्या उसे इसे खोजने के लिए अपने हाथ को अंदर तक ले जाने की आवश्यकता होगी। जब बेस वेरिएंट प्राणी का शरीर तेजी से रूपांतरित होने लगा, उसका कई मीटर लंबा शरीर जल्द ही मूंगफली के आकार के गहरे लाल पालतू कैप्सूल में सिकुड़ गया। इस चीज की बुद्धिमत्ता एक सामान्य बेस वेरिएंट प्राणी की तुलना में बहुत अधिक है ना? ये वास्तव में अपने आप ही एक पालतू कैप्सूल रुख में प्रवेश कर सकता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये बिना किसी कुंजी की आवश्यकता के वापस एक प्राणी में बदल सकता है। लिन शेन ने खुद से कहा, कुछ हद तक संदेह था कि क्या पालतू कुंजी का अभी भी इस पर पूर्ण नियंत्रण है। म्यूटेंट रेट श्रैडर मिश्र धातु वेरिएंट प्राणी विकसित करने योग्य। शक्ति 21, गति 21, कठोरता 21। एड्स बाय पब फ्यूचर। कठोरता 21। आधार उत्परिवर्तन प्रतिभाएं, उत्परिवर्ती भक्षण, उत्परिवर्ती विकास, मजबूत कवच, भेदी स्पाइक्स, मजबूत त्वरित गति, मजबूत संशोधन। इसकी जानकारी को देखने के बाद लिन शेन पूरी तरह से अचंभित रह गया और सदमे में अब वह भावना नहीं रह गई जो उस समय उसके मन में थी। लिन शेन ने केवल मिश्र धातु वेरिएंट प्राणी शब्द के बारे में सुना था। हालांकि ऐसी अफवाहें थी कि किसी ने इसे प्राप्त किया था, उसने कभी इसे नहीं देखा था, न ही इस बारे में कोई पुष्ट रिपोर्ट थी कि किसके पास उत्परिवर्ती पालतू जानवर था। इसके अलावा ये चीज अभी भी एक मिश्र धातु प्राणी थी, तो इसकी विशेषताओं में 21 अंक क्यों थे? मिश्र धातु प्राणियों के लिए विशेषता सीमा 20 होनी चाहिए। भले ही यह एक उत्परिवर्ती था, उसने कभी भी 20 से अधिक किसी भी विशेषता के बारे में नहीं सुना था। लिन शेन को और भी अधिक असाधारण महसूस कराने वाली बात यह थी कि इस आदमी के पास 5 बेस म्यूटेशन टैलेंट थे और उनमें से कुछ परिचित लग रहे थे। उस समय लिन शेन के पास ज्यादा सोचने का मौका नहीं था। वह कैबिनेट के पास गया, दवा की कई शीशियां निकाली और उन्हें एक बेसिन में डाल दिया। बैंगनी लाल तरल ने बेसिन का आधा हिस्सा भर दिया और लिन शेन ने अपने हाथों को उसमें डुबोया। तुरंत अपने हाथों से एक भयंकर दर्द महसूस किया, एक ऐसी अनुभूति जो तेल के बर्तन में उन्हें तलने से बहुत अलग नहीं थी। उसने दर्द को सहा और अपने हाथ तरल पदार्थ से बाहर नहीं निकाले। ये दवा ऐसी थी जिस पर उसकी बड़ी बहन ने बहुत सारा पैसा खर्च करके उसे दी थी। ये वास्तव में उसकी जान बचाने के लिए थी। कहा जाता है कि इसे कई विशेष बेस वेरिएंट जीवों के बेस म्यूटेशन फ्लूइड से बनाया गया था। निर्माण प्रक्रिया और सूत्र सी कॉर्न बेस के शीर्ष रहस्य थे। सी कॉर्न बेस के अलावा कोई भी ऐसी दवा नहीं बना सकता था और इसकी कीमत 5 अंकों की रेंज में थी। लिन शेन ने 5 बोतलें डाली, जिसका मतलब था कि हजारों बोतलें खत्म हो गईं।
हालांकि ऊंची कीमत के पीछे वास्तव में अपने कारण थे। शुरुआती पीड़ा के बाद लिन शेन ने महसूस किया कि उसके हाथ का घाव आश्चर्यजनक गति से ठीक हो रहा है, खून बहना पहले ही बंद हो चुका था। इस उपचार को जारी रखते हुए उन्होंने अनुमान लगाया कि उनकी टूटी हड्डियों को पूरी तरह से ठीक होने में केवल कुछ ही दिन लगेंगे। ठीक नहीं है। लिन शेन को अचानक कुछ याद आया। वह जांच करने गया और वास्तव में म्यूटेंट स्टील टेल स्कॉर्पियन का पालतू कैप्सूल, साथ ही डार्क आयरन स्वेलो और 100 रिफाइंड स्टील बीस्ट के बेस म्यूटेशन अंडे सभी गायब हो गए थे। डेथ श्रैडर की जानकारी की सावधानीपूर्वक समीक्षा करने के बाद लिन शेन ने मोटे तौर पर अनुमान लगाया कि उन वस्तुओं को संभवतः डेथ श्रैडर ने खा लिया था। एड्स बाय पब फ्यूचर। डेथ पाउडर की परिवर्तनशील भक्षण और विकासवादी चोरी क्षमताओं में अन्य प्राणियों की आधार परिवर्तन प्रतिभाओं को लूटने की क्षमता होनी चाहिए। उन 3 अन्य उन्नत कौशलों को इसके द्वारा चुराया गया होगा। लिन शेन ने जल्दी से कारणों और परिणामों को एक साथ जोड़ दिया। क्योंकि उत्परिवर्तित डेथ श्रैडर का नाम बहुत लंबा था, लिन शेन ने इसे संक्षिप्त कर दिया और इसे डेथ पाउडर कहा। लिन शेन को ये समझ में नहीं आ रहा था कि जब सुपरसोनिक गनमैन का कैप्सूल और म्यूटेंट स्टील टेल स्कॉर्पियन का कैप्सूल एक साथ थे, तो डेथ पाउडर ने सुपरसोनिक गनमैन के कैप्सूल को क्यों नहीं निगल लिया? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि सुपरसोनिक गनमैन उच्च स्तर का है और इसकी भक्षण क्षमता इतनी आसानी से उस पर लागू नहीं होती है, या ये केवल उन प्राणियों को लक्षित करता है जो अग्निबीज से प्रभावित होते हैं? फिलहाल लिन शेन समझ नहीं पाया कि इसका क्या कारण था। विकास की क्षमता वाले 3 असाधारण पालतू जानवरों को खोना कुछ हद तक नुकसान है। हालांकि मेरी वर्तमान दुर्दशा को देखते हुए इसे सीधे डेथ पाउडर की लड़ाकू शक्ति में परिवर्तित करना वास्तव में अधिक उपयोगी है, लिन शेन ने सोचा, क्योंकि उन्होंने डेथ पाउडर को उसके प्राणी रूप में बहाल किया और उसकी विभिन्न क्षमताओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। उन्नत कवच भेदी डंक ने इसकी पूंछ को, जो स्पाइक के समान है, दुर्जय भेदक और कवच भेदी क्षमताओं से संपन्न किया। इसकी असामान्य विशेषता के साथ ये क्रिस्टल आधारित प्राणियों के लिए भी खतरा बन गया। जहां तक मिश्र धातु प्राणियों की बात है, यह उन पर सटीकता से हमला कर सकता है। उन्नत त्वरित गति को कुछ समय के लिए बढ़ाने की क्षमता थी, तथा यह एक अत्यंत व्यावहारिक प्रतिभा क्षमता भी थी। लिन शेन को अभी भी ये पता नहीं चला था कि उन्नत संशोधन कौशल क्या था। यह एक निष्क्रिय क्षमता लग रही थी और डेथ पाउडर इसे प्रदर्शित करने में असमर्थ था। परिवर्तनशील भक्षण और विकासवादी चोरी का भी प्रदर्शन नहीं किया जा सका, केवल ये जानते हुए कि वे भक्षण और विकासवादी क्षमताएं थीं। लिन शेन केवल मोटे तौर पर अनुमान लगा सकते थे कि वे आधार परिवर्तन प्रतिभाओं को लूटने में महत्वपूर्ण थे। किसी भी अन्य प्रभाव के लिए उन्हें भविष्य की लड़ाई में खोजा जाएगा। इन 3 प्रतिभा क्षमताओं के बिना भी केवल उन्नत कवच भेदी डंक और उन्नत त्वरित गति पर निर्भर रहना, डेथ पाउडर की विचित्र विशेषता के साथ मिलकर इसे मिश्र धातु प्राणियों की लड़ाकू शक्ति के शीर्ष पर रखने के लिए पर्याप्त था। केवल डेथ पाउडर की नई शक्ति के साथ ही लिन शेन को लगा कि गॉड माउंटेन की उनकी आगामी यात्रा में अभी भी बदलाव की थोड़ी संभावना हो सकती है। इस संभावना पर उनका विश्वास इसलिए था क्योंकि क्यूई और वांग दोनों परिवारों के पास क्रिस्टल बेस लेवल की युद्ध क्षमताएं थीं और डेथ पाउडर केवल एक छद्म क्रिस्टल बेस प्राणी था। असली क्रिस्टल बेस प्राणियों का सामना करने पर ये लाभ नहीं उठा सकता। थोड़ी बहुत संभावना तो थी ही, जो कि कुछ भी न होने से बेहतर थी। एक निराशाजनक स्थिति में फंसे लिन शेन काफी आशावादी थे। वह अपने हाथों को औषधीय घोल में भिगोता रहा। उसे पता था कि समय उसके पक्ष में नहीं था। अगर गॉड माउंटेन जाने से पहले उसके हाथ ठीक नहीं हुए तो ये बहुत बड़ी असुविधा होगी। केवल अब लिन शेन के पास अपने दिमाग में आए अग्नि बीज की जानकारी पर ध्यान देने का समय था। लिन शेन भी इस बात को लेकर बहुत उत्सुक था कि किस प्रकार का अग्नि बीज मृत्यु पाउडर ले जा सकता है। अपूर्ण सुपर बेस विकासवादी बीज स्वर्ग के लिए बलिदान। टीम के साथी स्वर्ग के लिए बलिदान करते हैं। मन असीमित है, जितने अधिक लोग मरते हैं, युद्ध शक्ति उतनी ही मजबूत होती है। रक्त के समुद्र के बीच देवताओं को एड़ी पर सिर घुमाते हुए एक पल के लिए लिन शेन का मुंह खुला रह गया। वह कोई प्रतिक्रिया देने में असमर्थ था। पुष्पपथ। अनुवादक 54,96,90,339। तो असफल अग्नि बीजों के अलावा अपूर्ण अग्नि बीज भी हैं। अगर अपूर्ण अग्नि बीज हैं तो क्या पूर्ण अग्नि बीज भी हो सकते हैं? और वास्तव में इस स्वर्ग के लिए बलिदान का क्या मतलब है? निश्चित रूप से ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी ताकत बढ़ाने के लिए मेरे सभी साथियों को मरना पड़े। ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। और वास्तव में टीममेट को कैसे परिभाषित किया जाना चाहिए? अगर मैं जिसे भी टीममेट मानता हूं वह टीममेट है, तो क्या मैं दुश्मनों को टीममेट मान सकता हूं?
एक दुश्मन साथी को मार डालो और एक अंत से मजबूत हो जाओ। लिन शेन ने लालच से सोचा। उन्होंने कुछ समय तक इसका अध्ययन किया, लेकिन ये समझ नहीं पाए कि स्वर्ग के लिए बलिदान का उपयोग कैसे किया जाए। यह ऐसी क्षमता नहीं लगती थी जिसका वे सक्रिय रूप से उपयोग कर सके। उन्हें इसके प्रभावों के बारे में तभी पता चला जब बाद में इसका उपयोग किया गया। शेष समय के लिए लिन शेन घर पर ही रहे ताकि वे उम्मीद कर सके कि प्रस्थान से पहले उनके हाथ ठीक हो जाएंगे। हर 12 घंटे में उन्हें औषधीय घोल बदलना पड़ता था तथा अपने हाथों को पूरी तरह भिगोने के लिए हर बार 5 बोतलों की आवश्यकता होती थी, जिसके लिए उन्हें केवल दवा के लिए ही 6 अंकों की राशि खर्च करनी पड़ती थी। सौभाग्य से दवाएं वास्तव में प्रभावी थीं। हालांकि वे प्रस्थान से पहले लिन शेन के हाथों को पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाए, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं बची थी। वह बिना किसी समस्या के भारी वस्तुओं को उठा सकता था। उच्च तीव्रता वाली लड़ाई अभी भी संभव नहीं थी क्योंकि उसे डर था कि उसकी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हड्डियां फिर से टूट सकती हैं। लिन शेन अपने साथ दवा लाया था और समय समय पर उसे लगाता रहा और कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह ठीक हो जाएगा। उपचार अवधि के दौरान लिन शेन ने कुछ निम्न स्तर के बेस म्यूटेशन अंडे डेथ पाउडर को खिलाए और उसने उन सभी को स्वीकार कर लिया तथा लिन शेन द्वारा प्रदान किए गए 20 से 30 स्टील म्यूटेंट अंडे खा लिए। ये सोचते हुए कि इतने सारे बेस म्यूटेशन अंडे खा लेने के बाद इसमें एक और प्रतिभा प्रकट होनी चाहिए, फिर भी एक फॉर्ट भी नहीं था, कोई प्रतिभा नहीं और शरीर के आकार में भी मामूली परिवर्तन नहीं था। लिन शेन को आश्चर्य होने लगा कि क्या डेथ पाउडर केवल उन प्राणियों की प्रतिभाओं को ही लूट सकता है जो अग्नि बीज आधारित भिन्न प्राणियों का उपभोग करते हैं। तय प्रस्थान समय तक ये लिन शेन के लिए एक मिश्र धातु स्तर का पालतू कैप्सूल लाया जिसमें एक सफेद सोने का जानवर था। व्हाइट गोल्ड बीस्ट कोई विशेष रूप से दुर्लभ मिश्र धातु पालतू जानवर नहीं था। मुख्य रूप से इसकी गति के लिए प्रशंसा की जाती थी और आमतौर पर इसे सवारी के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। कई लोग व्हाइट गोल्ड बीस्ट्स को सवारी के रूप में उपयोग करना पसंद करते थे, न केवल उनकी गति के कारण बल्कि ये प्राणी अपने बर्फ सफेद शरीर और सिर पर एक सींग के कारण सौंदर्य की दृष्टि से भी आकर्षक थे, जो किंवदंतियों के पवित्र इक्सिंगों के समान थे, जिसके कारण ये कई सौंदर्य प्रेमियों की पसंदीदा सवारी बन गए। लिन जियांगडोन खुद एक सौंदर्य प्रेमी था और उसके पास एक सफेद सोने का जानवर था। ये ने लिन शेन को लिन जियांगडोन का रूप धारण करने के लिए इस विशेष सफेद सोने के जानवर का स्रोत बनाया। दोनों व्हाइट गोल्ड बीस्ट एक जैसे दिखते थे, फिर भी लिन जियांगडोन का माउंट बीस्ट स्पीड टॉप टियर माउंट था, जबकि ये को जो मिला उसकी स्पीड 18.4 थी। हालांकि यह थोड़ा धीमा था, लेकिन यह नकल के लिए पर्याप्त था। मिश्र धातु के कवच में लिपटे और भूतिया चेहरा धारण किए हुए श्वेत राक्षस को प्रत्यक्ष टकराव के बिना लिन जियांगडोन के अलावा किसी और के रूप में नहीं पहचाना जा सकेगा। जब वे दोनों जाने वाले थे, वेई वुफू चुपचाप उनके पीछे पीछे चला, एक शब्द भी नहीं बोला, बस चुपचाप लिन शेन के पीछे पीछे चलता रहा। ये ने वेई वुफू की ओर देखा और कुछ कहना चाहा, लेकिन लिन शेन ने उसे रोक दिया। तीनों एक साथ तय की गई बैठक स्थल पर गए। क्यूई और वांग परिवार पहले ही आ चुके थे। क्यूई शुहिंग और वांग तियान एर ने बाई शेनफेई के साथ चर्चा का नेतृत्व किया। क्या लिन परिवार केवल आप तीनों को भेज रहा है? वांग तियान र ने तीनों को देखकर पूछा। केवल लौकी पर्वत के लिए क्या 3 पर्याप्त नहीं है? लिन शेन सफेद सोने के जानवर के ऊपर बैठ गया और उतरने का कोई इरादा नहीं दिखाया। वांग तियान एर का चेहरा काला पड़ गया, ऐसा लग रहा था कि वह प्रतिक्रिया देने ही वाला था कि क्यू शुहिंग ने उसे रोकने के लिए एक अर्थपूर्ण नजर डाली। क्यू शुहिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, हर परिवार की अपनी स्थिति होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग जाना चाहते हैं, जब तक हर कोई सहयोग करता है। चूंकि सभी लोग यहाँ हैं, तो चलिए चलें। बाई शेनफेई ने वेई वुफू की ओर देखते हुए कहा, जो लिन शेन का पीछा कर रहे थे, और आगे कोई टिप्पणी नहीं करने का फैसला किया। उसने एक सफेद पेट कैप्सूल फेंका, जो जमीन पर पड़ते ही एक बर्फीले सफेद जैड जैसे प्राणी में बदल गया, जो गाय और ट्राइसेराटॉप्स दोनों जैसा था। भीड़ ने अलग अलग भावों से उसकी सवारी को देखा और स्पष्ट रूप से पहचान लिया कि वह क्रिस्टल आधारित प्राणी है। सी कॉर्न बेस के लोग वास्तव में असाधारण हैं, यहाँ तक कि उनके वाहन भी क्रिस्टल बेस स्तर के हैं, लिन शेन ने मन ही मन कहा। कोई और शब्द आदान प्रदान नहीं हुआ और सभी ने अपने घोड़ों को बुलाया तथा एक भव्य और शक्तिशाली जुलूस के रूप में बेस से अपनी यात्रा पर निकल पड़े। लिन शेन ने उत्सुकता से अपने आसपास का निरीक्षण किया। जब से वह पैदा हुआ था, उसने बेस को जितनी बार छोड़ा था, उसे एक हाथ की उंगलियों पर गिना जा सकता है।
बाहर की दुनिया अभी भी उसके लिए बहुत नई और दिलचस्प थी। सड़क के किनारे ज्यादातर जगहें हरी भरी वनस्पतियों से ढकी हुई थीं, बीच बीच में तरह तरह के फूल और लहरदार पहाड़ियां बिखरी हुई थीं। हालांकि नजदीक से देखने पर पता चलता है कि ये पहाड़ियां कोई प्राकृतिक पहाड़ियां नहीं थीं, बल्कि हरियाली से ढकी इमारतें थीं। 200 साल से ज्यादा पहले यह एक आधुनिक शहर हुआ करता था, लेकिन अब ये बताना मुश्किल है। कभी कभार दिखने वाली सड़कें और इमारतें जीर्ण शीर्ण हो चुकी थीं, कई ढह चुकी थीं और उन पर पेड़ पौधे उगाए थे या दब गए थे। हरियाली के बीच कभी कभी धातु जैसी शाखाओं और पत्तियों वाले अजीब पौधे भी दिखते थे। लिन शेन को पता था कि ये धातु से बनी कलाकृतियां नहीं थीं, बल्कि असली जीवित धातु वनस्पतियां थीं। ये भी आधार भिन्न जीव थे, लेकिन इनके अंदर का आधार उत्परिवर्तन द्रव अत्यंत दुर्लभ था और उसे निकालना कठिन था, इसलिए अक्सर उन्हें काटकर सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि समूह को बातचीत में अधिक रुचि नहीं थी, तथा उन्होंने अपने घोड़ों को खेतों में बाई शेनफेई के पीछे पीछे दौड़ने के लिए कहा। रास्ते में उन्हें कुछ निम्न स्तर के बेस वेरिएंट प्राणियों का सामना करना पड़ा, जो डर के मारे तितर बितर हो गए, और वे उनका पीछा करने में बहुत आलसी थे। आधे से ज्यादा दिन तक कई मोड़ और घुमावों के बाद दोपहर 3 बजे तक वे सिर्फ 70 से 80 मील ही चल पाए थे। अचानक आगे पहाड़ों में एक रंगीन रास्ता दिखाई दिया। बाई शेनफेई इस रंगीन रास्ते के प्रवेश द्वार पर रुक गया। बाकी सभी लोग भी रुक गए। लिन शेन ने ध्यान से देखा तो उसे एहसास हुआ कि यह कोई रंगीन गली नहीं थी, बल्कि ये दूर दूर तक फैले रंग बिरंगे धातु के फूलों से ढकी हुई थी, जिसकी पूरी लंबाई अज्ञात थी। मैं कुछ साल पहले यहाँ आया था। उस समय ये रंगीन स्टील के फूल हरियाली के बीच छिटपुट रूप से बिखरे हुए थे, समय समय पर केवल कुछ गुच्छे दिखाई देते थे। कुछ ही वर्षों में इतने सारे फूल उगाए हैं कि वे एक लंबी नदी की तरह दिखते हैं, ये ने लिन शेन के बगल में कहा। मुख्य रूप से उसके लाभ के लिए उसे डर था कि लिन शेन अनजाने में फूलों को न पहचान कर खुद को प्रकट कर सकता है। जहां रंग बिरंगे स्टील के फूल हैं, वहां स्टील टेल स्कॉर्पियन जरूर होंगे। यहाँ इतने सारे फूल हैं तो जरूर ही उनमें से काफी संख्या में छुपे होंगे। हमें आगे बढ़कर इसकी खोज करनी चाहिए, वांग तियान र ने बाई शेनफेई से कहा। यह अच्छा लगता है, बाई शेनफेई ने बिना कोई भावना दिखाए थोड़ा सिर हिलाते हुए कहा। वांग तियान जो बाई शेनफेई के सामने दिखावा करने के लिए उत्सुक था, उसने क्यू शुहेंग या लिन शेन से राय नहीं मांगी और इसके बजाय एक म्यूटेटर को आगे का रास्ता देखने के लिए एक गेंडा पर सवार होकर भेजा। म्यूटेटर के रूपांतरण के बाद उसके शरीर पर एक स्टील का कवच दिखाई दिया। तभी उसने सावधानीपूर्वक अपने घोड़े को आगे बढ़ने के लिए कहा। गेंडा बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ा, उसके खुरों से एक असहज चीखने जैसी आवाज आ रही थी, क्योंकि वे रंगीन स्टील के फूलों पर कदम रख रहे थे। वह लगभग 20 से 30 मीटर आगे बढ़ा, लेकिन अभी भी कोई स्टील टेल स्कॉर्पियन दिखाई नहीं दिया, जिससे उसे अपनी गति थोड़ी बढ़ाने का साहस मिला। 100 मीटर से अधिक दूर तक सरपट दौड़ने के बाद भी जब उसे स्टील टेल स्कॉर्पियंस का कोई निशान नहीं दिखा, तो म्यूटेटर रुक गया। उसने अपनी सवारी को घुमाया और चिल्लाया, बॉस, यहाँ स्टील टेल स्कॉर्पियंस का कोई निशान नहीं है। अजीब बात है, इतने सारे रंगीन स्टील के फूलों के बावजूद एक भी स्टील टेल स्कॉर्पियन नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है, वांग तियान र ने सोचा। स्टील टेल स्कॉर्पियंस को रंगीन स्टील के फूलों के अंदर का तरल पदार्थ बहुत पसंद है। हालांकि यह निश्चित नहीं है कि इन फूलों में ये होगा, लेकिन संभावना बहुत अधिक है। अब जब यहाँ कोई बिच्छू नहीं है तो 2 संभावनाएं हैं। एक, ये रंगीन स्टील के फूल नहीं हो सकते हैं, लेकिन बस एक जैसे दिखते हैं। दूसरी संभावना यह है कि यहाँ कुछ अजीब हुआ है, जिससे हम किसी भी स्टील टेल स्कॉर्पियन को नहीं देख पा रहे हैं, क्यू शुहेंग ने कहा। समाप्त करने के बाद उन्होंने बाई शेनफेई को देखा और पूछा, मिस बाई, क्या इस फूल पथ को दरकिनार करने का कोई तरीका है? बाई शेनफेई ने अपने बैग से एक नोटबुक निकाली, उसे देखा और कहा, नहीं, हमें यहीं से होकर जाना होगा। सभी का ध्यान उसके हाथ में रखी नोटबुक पर गया, जिसमें लिन शेन और ये भी शामिल थे। लिन शेन ने सोचा, क्या वह वास्तव में लौकी पर्वत का रास्ता जानती है? क्या उस नोटबुक में कोई नक्शा हो सकता है? चूंकि हम इसे बाईपास नहीं कर सकते, इसलिए हमें अधिक सावधानी से रास्ता तलाशना चाहिए, क्यू शुहेंग ने वांग तियान र की ओर देखते हुए कहा। वांग तियान ने पुष्प पथ पर चल रहे व्यक्ति को आवाज दी और वह अपना वाहन मोड़कर आगे की ओर देखने लगा और शीघ्र ही पुष्प पथ की गहराई में गायब हो गया। वे आधे घंटे तक इंतजार करते रहे, फिर वह आदमी तेजी से दौड़ता हुआ वापस आया।
बॉस वांग, ये फूलों का रास्ता 10 मील से ज्यादा लंबा है और एक घाटी पर खत्म होता है। उसके आगे कोई रंगीन स्टील के फूल नहीं है, उस आदमी ने वांग तियान र के पास वापस आकर बताया। क्या तुमने कोई स्टील टेल स्कॉर्पियन देखा? वांग तियान र ने पूछा। कोई नहीं, आदमी ने अपना सिर हिलाया। वांग तियान एर ने क्यू शुहिन की ओर देखा, जिसने उसके बगल में खड़े म्यूटेटर्स में से एक को निर्देश दिया, तुम भी जाओ और इसकी टोह लो, लेकिन फूल पथ के दूसरी ओर से जाओ। क्यू परिवार के म्यूटेटर ने अपनी मूल उत्परिवर्तन शक्तियों का प्रयोग किया, अपने शरीर के अधिकांश भाग को स्टील के कवच से ढक लिया तथा लोहे के सींग वाले घोड़े पर सवार होकर फूलों के समुद्र में प्रवेश किया। चूंकि वांग परिवार के किसी व्यक्ति ने पहले ही रास्ता देख लिया था, इसलिए क्यू परिवार का म्यूटेटर बहुत तेजी से आगे बढ़ा और आधे घंटे से भी कम समय में वापस लौट आया। फूल पथ 10 मील से ज्यादा लंबा है, जो वास्तव में एक घाटी में समाप्त होता है। घाटी के अंदर कोई रंगीन स्टील के फूल नहीं है। रास्ते में मुझे कोई स्टील टेल स्कॉर्पियन या कोई अन्य बेस वेरिएंट जीव नहीं मिला, आदमी ने संक्षेप में बताया। आप क्या सोचती हैं, मिस बाय? क्यू शुहिंग ने बाय शेनफेई की ओर मुड़कर पूछा। बाय शेनफेई ने कहा, हम जिस जगह पर पहुंचना चाहते हैं वह घाटी है। हमारे पास यहां से गुजरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो फिर चलो पहले घाटी की ओर चलते हैं और वहां से देखते हैं। आप सब क्या सोचते हैं? क्यू शुहिंग ने वांग तियान र और लिन शेन की ओर देखते हुए पूछा। हमारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। वांग तियान र और लिन शेन को कोई आपत्ति नहीं थी। समूह ने फूल पथ पर अपनी यात्रा फिर से शुरू की। लिन शेन ने उनके नीचे पथ देखा। रंगीन स्टील के फूल बेहद जीवंत थे, प्रत्येक फूल लगभग एक नाखून के आकार का था और पंखुड़ियां समुद्री सीप की तरह आकार की थीं। किनारे उस तरह की तरह पतले, ब्लेड की तरह तीखे थे। स्टील के शरीर वाले पालतू जानवर बिना किसी समस्या के उन पर चल सकते हैं, लेकिन मांस और रक्त से बने प्राणियों पर पैर रखने से तत्काल चोट लग सकती है। हर कोई हाई अलर्ट पर था, किसी भी संभावित समस्या से सावधान। सौभाग्य से बिना किसी घटना के 7 से 8 मील की यात्रा करने के बाद ये वैसा ही लग रहा था जैसा कि दोनों स्काउट्स ने बताया था। फ्लावर पाथ में एक भी स्टील बिच्छू नहीं था, न ही कोई अन्य बेस वेरिएंट जीव। वे अपनी गति बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं कर सके और घाटी की ओर भागने की योजना बनाने लगे। अचानक उन्होंने देखा कि पूरा फ्लावर पाथ हिलने लगा है, जिससे सभी चौंक गए और उन्होंने तुरंत अपने घोड़ों की आगे की गति रोक दी। स्टील टेल स्कॉर्पियंस! इतने सारे स्टील टेल स्कॉर्पियंस! किसी ने डरकर चिल्लाया। करीब से निरीक्षण करने पर लिन शेन को एहसास हुआ कि यह रंगीन स्टील के फूल नहीं थे जो हिल रहे थे, बल्कि अनगिनत ताड़ के आकार के स्टील टेल बिच्छू उनके नीचे से निकले थे, बिच्छुओं की एक नदी की तरह घने समूहों में, यहाँ तक कि उनके पैरों के नीचे भी डाकबग। अनुवादक 54,96,90,339। जब स्टील टेल स्कॉर्पियंस ने घोड़ों के पैरों के चारों ओर झुंड बना लिया तो भय की चीखें गूंज उठी। उनकी नुकीली पूंछें ठंडी चमक के साथ घोड़ों के खुरों और पैरों पर वार कर रही थीं। मिश्र धातु माउंट अभी भी बिच्छू की पूंछ के चुभने वाले दंड को झेल सकते थे, लेकिन उन लोहे के पालतू जानवरों के पैर और खुर इतने भाग्यशाली नहीं थे। पता नहीं कितनी पूंछों से टकराकर वे घबरा गए, उछल कूद करने लगे और लगभग कई म्यूटेटर को उखाड़ फेंका। उन्हें बचाओ, आगे बढ़ो! वांग तियान र ने तुरंत निर्णय लिया और अपनी सवारी पर सवार होकर आगे बढ़ गया और वांग फैमिली म्यूटेटर को भी अपनी ओर खींच लिया, जिसे सीधे उसके सवारी पर साथ ले जाने के लिए फेंका जाने वाला था। अन्य लोगों ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने बिना मिश्र धातु माउंट वाले म्यूटेटरों को अपने माउंट पर खींच लिया और फिर वे आगे की ओर तेजी से बढ़ गए। अब तक वे फ्लावर पाथ में 7 या 8 मील तक आगे बढ़ चुके थे और पीछे हटना और भी कठिन था, इसलिए उन्होंने सीधे आगे बढ़ने का निर्णय लिया। सौभाग्य से स्टील टेल स्कॉर्पियंस की बिच्छुओं की पूंछ ने मिश्र धातु जीवों को मुश्किल से नुकसान पहुंचाया। समूह ने बेतहाशा हमला किया और न जाने कितने स्टील टेल स्कॉर्पियंस को रौंद कर मार डाला। 4 या 5 मील की पागल दौड़ के बाद सड़क स्टील टेल स्कॉर्पियंस से भरी हुई थी। कोई नहीं जानता था कि उनकी संख्या कितनी थी। दूर उन्होंने एक घाटी देखी जो आगे दिखाई दे रही थी, जो फूल पथ से जुड़ी हुई थी। उन्हें अलग करने वाली सिर्फ एक रेखा थी, फिर भी घाटी में एक भी रंगीन स्टील का फूल नहीं उग रहा था और स्टील टेल बिच्छुओं का घना झुंड एक रहस्यमयी शक्ति द्वारा रोका हुआ लग रहा था, जो घाटी में घुसने में असमर्थ था, चाहे वे कितने भी भीड़भाड़ वाले क्यों न हो। अपना उत्साह बढ़ाते हुए सभी लोग घाटी की ओर तेजी से बढ़े।
जैसे ही आगे वाला व्यक्ति घाटी के मुहाने पर पहुंचने वाला था, अचानक जमीन से एक रंगीन छाया फूट पड़ी और आगे वाला म्यूटेटर अपने घोड़े सहित एक क्षण में ही उसमें समा गया। आदमी ने अपनी छाती में खून से सने छेद और एक कोन पर उभरी हुई विशाल बहुरंगी बिच्छू की पूंछ को देखा। उसका चेहरा भय से भर गया। उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन आवाज नहीं निकाल सका, केवल खून बह रहा था। दर्शकों की स्तब्ध दृष्टि के सामने आदमी का शरीर उसके वाहन के साथ हवा में उठ गया। उनके पीछे विशाल बहुरंगी बिच्छू की पूंछ धीरे धीरे हिल रही थी, जिससे आदमी और वाहन दोनों हवा में लगातार डगमगा रहे थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। सभी की आंखों में भय भर गया। म्यूटेटर और उसका वाहन मिश्र धातु स्तर के थे, फिर भी उन्हें इतनी आसानी से भेदा जा सकता था। उस बिच्छू की पूंछ की कठोरता आश्चर्यजनक थी। कुछ सवार समय पर रुकने में असमर्थ रहे और उन्होंने तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन दो और रंगीन बिच्छुओं की पूंछें जमीन से उछली और तुरंत ही उनके सवारों को घायल कर दिया। सौभाग्यवश इन दो मिश्र धातु म्यूटेटरों ने शीघ्रता से प्रतिक्रिया की और अपने घोड़ों से कूदकर बिच्छुओं की घनी लहर के बीच उतर गए। स्टील टेल स्कॉर्पियंस की पूंछें उनके शरीर पर लगातार टकराती रहीं, लेकिन सौभाग्य से वे उनके मिश्र धातु कवच को भेदने के लिए पर्याप्त नहीं थीं। स्टील टेल स्कॉर्पियंस को अपने से दूर करने के बाद दोनों ने तेजी से छलांग लगाए और अन्य म्यूटेटर्स की सवारी पर चढ़ गए, जो उनकी सहायता के लिए आए थे। जमीन फट गई और रंगीन स्टील के फूल सभी दिशाओं में बिखर गए। जैसे ही एक हाथी जितना बड़ा रंगीन शरीर वाला बिच्छू जमीन के अंदर से निकला, जिसकी 3 पूंछें डरावनी तरह से हिल रही थीं और उसके पीछे लाशें थीं। यह एक मिश्र धातु स्तर का दानव कवच बिच्छू राजा है। नहीं, दानव कवच बिच्छू राजा की केवल एक पूंछ होनी चाहिए। इसमें 3 कैसे हो सकती हैं? ये लिन शेन के सामने कदम रखते हुए थोड़ा डर के साथ बोली। अपनी 3 पूंछों को जोर से हिलाने से लटकी हुई लाशें तोप के गोले की तरह दूर जा गिरी, जमीन पर जोर से टकराईं, जिससे एक बड़ा गड्ढा बन गया और वे तुरंत ही उछलते हुए स्टील टेल स्कॉर्पियंस की चपेट में आ गईं। उनके बचने की कोई संभावना नहीं थी। बिच्छू राजा ने अपनी पूंछ फिर से घुमाई ताकि दूसरे म्यूटेटर को छेद सके। एक मिश्र धातु म्यूटेटर समय पर बच नहीं सका और उसे मिश्र धातु से लिपटे अपने हाथ से बिच्छू की पूंछ को रोकना पड़ा। लेकिन बिच्छू की पूंछ के पीछे का बल बहुत जबरदस्त था। मिश्र धातु म्यूटेटर अपने वाहन सहित जमीन पर गिर गया और उसके हाथ के मिश्र धातु कवच पर दरारें दिखाई देने लगी। ये देखकर अन्य म्यूटेटर तेजी से किनारे की ओर भाग गए। 3 भयानक पूंछों वाले दानव कवच बिच्छू राजा ने घाटी का रास्ता रोक रखा था, इसलिए किसी ने भी एक पल के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। लानत है, मौत को दावत दे रहा हूँ। अपने 2 मिश्र धातु म्यूटेटरों को मरते देख वांग तियान र ने गुस्से में एक काले क्रिस्टल जैसा दिखने वाला एक पालतू कैप्सूल बाहर फेंक दिया। पालतू कैप्सूल हवा में एक काले काले क्रिस्टल ग्रेड बर्ड में बदल गया, जिसके पंख 4 या 5 मीटर तक फैले थे और ये 3 पूंछ वाले दानव कवच बिच्छू राजा पर काली बिजली की तरह टूट पड़ा। 3 पूंछ वाले दानव कवच बिच्छू राजा ने अपनी डरावनी पूंछों को आते हुए काले क्रिस्टल महान पक्षी पर घुमाया, केवल ये देखने के लिए कि पक्षी अपने पंजे बढ़ा रहा है, प्रत्येक पूंछ को पकड़ता है। एड्स बाय पब फ्यूचर। तीसरी पूंछ ने पक्षी की छाती पर निशाना साधा, लेकिन अपने सिर के एक झटके से पक्षी ने वास्तव में उस कठोर बहुरंगी मिश्र धातु से बनी बिच्छू की पूंछ को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। पक्षी के भयंकर खूब जैसे पंजे जोर से फट गए और अन्य 2 पूंछें तुरंत टूटकर अलग हो गईं। पक्षी ने एक अजीब चीख निकाली, कटी हुई पूंछ को उछाला, जिससे बिच्छू राजा का विशाल शरीर हवा में उछल गया। बैकवोट। विशाल पक्षी ने अपने पंखों को जोर से फड़फड़ाया, आकाश को चीरती हुई अर्धचंद्राकार ब्लेड की तरह ऊपर की ओर बढ़ा और एक पल में उसने बिच्छू राजा के असाधारण रूप से कठोर शरीर को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया, जो जमीन पर जोर से गिरी, जिससे सतह पर 2 बड़े गड्ढे हो गए। इसके बाद बड़े पक्षी ने एक और लंबी चीख मारी और वांग तियान एर के सिर के ऊपर चक्कर लगाने लगा। क्या वह डार्क बर्ड है? लिन शेन ने ब्लैक क्रिस्टल ग्रेड बर्ड की जांच की, जो बिना पंखों वाले फीनिक्स और कौवे जैसा दिखता था, फिर भी उसकी चीख फीनिक्स की तरह लगती थी। डार्क बर्ड बेस को इसका नाम इसलिए मिला क्योंकि मूल रूप से क्रिस्टल बेस स्तर के डार्क बर्ड के अंडों का एक घोंसला पास में ही खोजा गया था और लिन, क्यूई और वांग परिवार सभी डार्क बर्ड के कारण ही शक्तिशाली बने थे। ऐसा कहा जाता है कि लिन, क्यूई और वांग परिवारों के पूर्वजों ने मिलकर डार्क बर्ड का घोंसला ढूंढा था और प्रत्येक ने एक डार्क बर्ड अंडा प्राप्त किया था, जिसके बल पर उन्होंने डार्क बर्ड बेस की स्थापना की थी।
बाद में लिन परिवार ने अपना डाक बड खो दिया और 3 परिवारों के गठबंधन से निष्कासित होने के कगार पर पहुंच गया। सौभाग्य से श्री लिन इन स्थिति को स्थिर करने के लिए लिन परिवार से उभरे। आज तक डाक बड अभी भी डाक बड बेस का सबसे शक्तिशाली पालतू जानवर बना हुआ है। भले ही बाद में तीनों परिवार अन्य तरीकों से क्रिस्टल बेस लेवल के पालतू जानवर हासिल करने में सक्षम थे, फिर भी उन्हें डाक बड के साथ तुलना करना मुश्किल लगा। यह अफवाह थी कि डाक बड सभी पहलुओं को शामिल करने वाले शीर्ष स्तरीय क्रिस्टल आधारित प्राणियों में से एक हो सकता है। चूंकि लिन परिवार के पास अब डाक बड नहीं था, लिन शेन ने कभी उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था, उसके बारे में उसे केवल अपने परिवार से सुनी हुई बातें ही पता थीं। क्यूई और वांग परिवारों के डाक बड्स को विरासत में मिला था और वे शायद ही कभी दिखाई देते थे। अब क्यूई शुहिंग और वांग तियान एर अपने परिवारों के चेहरों का प्रतिनिधित्व करते थे, इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि डाक बड्स उनके साथ थे। कोई नहीं जानता था कि यह डाक बड की भयावह शक्ति थी या बिच्छू राजा की मृत्यु थी, जिसके कारण स्टील टेल बिच्छुओं की लहरों ने सभी पर हमला करना बंद कर दिया। वे जमीन में धंसने लगे और कुछ ही क्षणों में पूरी तरह से पीछे हट गए। लिन मुझसे झूठ नहीं बोल रही थी। डाक बड वास्तव में एक शीर्ष स्तरीय क्रिस्टल बेस प्राणी है, बाय शेनफेई ने डाक बड को देखते हुए टिप्पणी की। बस एक डाक बड यहाँ हमारे छोटे से स्थान पर यह बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन सी कॉर्न बेस जैसी जगह पर यह बहुत ज्यादा मूल्यवान नहीं होगा, वांग तियान र ने कहा, क्योंकि उसने अपने लोगों को बिच्छू राजा के अंदर से बेस म्यूटेशन फ्लूइड इकट्ठा करने का निर्देश दिया था। हर कोई उसके इरादों को समझ सकता था। डाक बड का उपयोग करके बिच्छू राजा को मारना न केवल अपने लोगों का बदला लेने के लिए था, बल्कि अधिक संभावना ये थी कि वह बिच्छू राजा को अपने लिए पाने की इच्छा रखता था। बिच्छू राजा स्पष्ट रूप से एक साधारण मिश्र धातु प्राणी नहीं था, क्योंकि इसके शरीर की सामग्रियां और आधार उत्परिवर्तन द्रव दोनों ही दुर्लभ और मूल्यवान वस्तुएं थीं। चूंकि वांग तियान र ने स्वयं बिच्छू राजा को मार डाला था, इसलिए स्वाभाविक रूप से कोई भी उससे इस बारे में विवाद नहीं करेगा और उसे बिना किसी चुनौती के आधार उत्परिवर्तन द्रव को इकट्ठा करने की अनुमति दी गई। वे बिच्छू राजा के शरीर को वहां नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए वांग तियान एर ने 2 म्यूटेटरों को आदेश दिया कि वे शव को वापस बेस तक खींच कर ले जाएं। जब सभी लोग घाटी में प्रवेश कर गए तो लगभग अंधेरा हो गया था, इसलिए परिवारों ने सलाह मशविरा करके यहीं रात बिताने और सुबह जल्दी अपनी यात्रा जारी रखने का निर्णय लिया। लिन शेन और ये तंबू के अंदर एक साथ रहे, जबकि वेई वुफू तंबू के बाहर निगरानी रख रहा था। लिन शेन ने ये से तंबू मांगा, लेकिन वेई वुफू ने तंबू का उपयोग करने से इनकार कर दिया। वह बस लिन शेन के तंबू के बाहर बैठ गया, अपने बैग के सामने आंखें बंद करके आराम कर रहा था। चौथे गुरु, आज फूलपथ के बारे में कुछ गड़बड़ थी, ये ने तंबू के अंदर लिन शेन से धीमी आवाज में कहा। क्या गड़बड़ थी? लिन शेन ने पूछा। पहले 2 स्काउटिंग प्रयासों में हमें कोई स्टील टेल स्कॉर्पियन नहीं मिला। जब तक हम अंदर वापस नहीं लौट सकते थे, तब तक उन स्टील टेल स्कॉर्पियन ने अचानक हमला नहीं किया। ये स्पष्ट रूप से पूर्व नियोजित था। सामान्य बेस वेरिएंट प्राणियों में ऐसी बुद्धिमत्ता नहीं होती है। इसके अलावा 3 पूंछ वाले डेमन आर्मर स्कॉर्पियन किंग किसी भी ऐसे व्यक्ति की तुलना में बहुत अधिक दुर्जय लग रहे थे, जिसका हमने पहले सामना किया था। यहाँ के बेस वेरिएंट प्राणी काफी असामान्य हैं, ये ने समझाया। बेस वेरिएंट जीव वास्तव में थोड़ा अजीब लगते हैं, लिन शेन ने थोड़ा सिर हिलाया। यह मुख्य समस्या नहीं है। जो वास्तव में अजीब है वह डाक बड है, ये ने कहा, उसकी आंखें चमक रही थीं। क्या आप कह रहे हैं कि डाक बड बहुत शक्तिशाली है? लिन शेन ने हैरान होकर पूछा। ये ने अपना सिर हिलाया। डाक बड हमेशा से मजबूत रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, अन्यथा तीनों परिवार इसके साथ अपना आधार स्थापित नहीं कर पाते। कुछ देर रुकने के बाद ये की आवाज और भी धीमी हो गई। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? वे स्टील टेल स्कॉर्पियन डाक बड से बहुत डरते थे। सिर्फ वे ही नहीं, यहाँ तक कि 3 पूंछ वाले डेमन आर्मर स्कॉर्पियन किंग भी डाक बड से डरता था। जब उसने डाक बड को देखा तो उसकी हरकतें कुछ हद तक अकड़ गई। यही वजह है कि उसे इतनी जल्दी मार दिया गया। शायद ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि डाक बड वास्तव में बहुत मजबूत है। आखिरकार एक स्तर का अंतर है, लिन शेन ने अनुमान लगाया। ये न तो सहमत हुए और न ही असहमत। रहस्यमय ढंग से उन्होंने कहा, लिन शेन, मुझे याद है कि चौथे मास्टर ने उल्लेख किया था कि जिस स्थान पर हमारे पूर्वजों ने मूल रूप से डाक बड के अंडे की खोज की थी वह इस घाटी के पास है। चौथा काला पक्षी। अनुवादक 54,96,90,339। क्या आप ये सुझाव दे रहे हैं कि डाक बड उस गॉड माउंटेन से जुड़ा हुआ है जिसकी ओर हम जा रहे हैं?
लिन शेन समझ गया कि ये का क्या मतलब था। इसके बारे में सोचो, हालांकि बाई शेनफेई सी कॉर्न बेस से आती है, उसने वहां केवल अध्ययन और प्रशिक्षण लिया है। उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि वास्तव में क्या है, ये हम भी नहीं जानते। क्यूई और वांग परिवारों की तो बात ही छोड़िए। तो वे बाई शेनफेई पर इतना भरोसा क्यों करते हैं और यहाँ आने के लिए इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाते हैं? हमारी पूरी यात्रा के दौरान वे बाई शेनफेई द्वारा कही गई हर बात का लगभग पालन करते रहे हैं, अपने मिश्र धातु म्यूटेटर के खोने के बारे में एक भी शिकायत किए बिना, सिर्फ इसलिए क्योंकि बाई शेनफेई ने दावा किया था कि उसे पता था कि लॉकी पर्वत कहाँ है। हम यहाँ तक सवाल कर रहे हैं कि क्यूई और वांग परिवार उस पर इतना भरोसा क्यों करते हैं? ये बहुत ही असामान्य है, ये ने कहा। तुम क्या सोचते हो? लिन शेन ने अनुमान लगाने का कोई इरादा नहीं दिखाया और ये को जारी रखने का संकेत दिया। मैं सोच रहा था, और एक संभावना ये भी हो सकती है कि बाई शेनफेई को वास्तव में पता हो कि लॉकी पर्वत कहाँ है, लेकिन वह अकेले उसमें प्रवेश नहीं कर सकती। उसे अंदर जाने के लिए कुछ विशेष वस्तुओं या ताकत की आवश्यकता होगी। ये ने इतनी धीमी आवाज में कहा कि लिन शेन, जो पास में ही था, मुश्किल से उसे सुन पाया। डाकबर्ड। लिन शेन को एहसास हुआ कि ये किस बारे में बात कर रहा था। सही है, डाकबर्ड। अगर उसने सच बताया कि हमारे चौथे चाचा ने उसे आपको गॉड माउंटेन में ले जाने का आदेश दिया था, तो उसे केवल आपको ले जाने की जरूरत थी। अगर उसे मदद की जरूरत होती तो वह हमारे लिन परिवार के सदस्यों को ला सकती थी। क्यूई और वांग परिवारों को लाने पर जोर क्यों दिया? ये ने व्यंग्य करते हुए कहा, पहले मैं इससे समझ नहीं पाया था, लेकिन आज जब मैंने वांग तियांग र को डाकबर्ड का इस्तेमाल करते देखा तो मुझे अचानक कुछ समझ में आ गया। हमारे तीनों परिवारों में एकमात्र समानता यह है कि हम सभी के पास डाकबर्ड थे जो इस खट के पास से प्राप्त हुए थे। शायद लॉकी पर्वत में प्रवेश करने की कुंजी डाकबर्ड के पास हो, इसलिए उसने तीनों परिवारों को यहाँ लाने का इरादा किया। क्यूई और वांग परिवारों का विश्वास जीतने के लिए उसने शायद उन्हें बताया कि लॉकी पर्वत में प्रवेश करने की कुंजी डाकबर्ड है। इसलिए क्यूई शुहेंग और वांग तियांग र उसके इतने आज्ञाकारी हैं लॉकी पर्वत को खोजने के लिए। एक बार जब वे लॉकी पर्वत पा लेते हैं तो वे हमें पूरी तरह से पीछे छोड़ सकते हैं और अंदर की हर चीज का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि उन सभी के पास एक डाकबर्ड है। वे बस अपने अपने हिसाब से एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। चूंकि बाई शेनफेई को लॉकी पर्वत का स्थान पता है और क्यूई और वांग परिवारों के पास डाकबर्ड है, तो वे हमें क्यों साथ लाना चाहेंगे? हम न तो लॉकी पर्वत जानते हैं और न ही हमारे पास डाकबर्ड है, लिन शेन ने सोचा। शायद वे डरते हैं कि तीसरे और चौथे बुजुर्ग गॉड माउंटेन के अंदर नहीं मरे और कुछ गलत हो सकता है, इसलिए वे आपको बंधक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ने लिन शेन की आंखों में एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ देखते हुए कहा और फिर कहा, और एक और संभावना हो सकती है। क्या संभावना है? लिन शेन को लगा कि चूंकि ये उसे उस तरह से देख रहा था, इसलिए वह जो कहने वाला था वह उससे संबंधित होना चाहिए। उन्हें संदेह हो सकता है कि आपके पास एक डाकबर्ड है, ये ने कहा। उसकी नजर लिन शेन पर टिकी हुई थी, वह धीरे धीरे और जानबूझकर बोल रहा था। लिन शेन चौंक गया, मेरे पास डाकबर्ड कैसे हो सकता है? ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि लिन परिवार का डाकबर्ड पालतू जानवर बहुत समय पहले खो गया था। अगर ऐसा नहीं भी था तो भी इसे मेरे दूसरे भाई को दे दिया जाना चाहिए था। अगर वह अयोग्य था तो यह मेरे तीसरे या चौथे भाई को मिलना चाहिए था, मुझे नहीं। NOWELLBJAN.CO। ये सच है कि लिन परिवार का डाकबर्ड खो गया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि लिन परिवार के पास डाकबर्ड नहीं है, ये ने धीमी आवाज में कहा। तुम्हारे शब्द बहुत अजीब हैं। अगर यह पहले ही खो चुका है तो यह निश्चित रूप से चला गया है। लिन शेन ने अपनी नजर ये पर टिका दी, ये समझ नहीं पाया कि वह क्या कहना चाह रहा था। मिस्टर लिन शेन, शायद आपको इस बात की जानकारी न हो, लेकिन उस समय पाए गए डाकबर्ड के अंडे 3 नहीं बल्कि 4 थे। क्यूई और वांग परिवार के पूर्वजों को एक एक डाकबर्ड का अंडा मिला था, जबकि लिन परिवार के पूर्वजों को 2 डाकबर्ड के अंडे मिले थे, ये ने कहा। क्या? लिन शेन को इस पर विश्वास नहीं हुआ और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, उसकी आवाज अनायास ही एक पायदान ऊपर उठ गई। ये ने जल्दी से लिन शेन के मुंह पर अपना हाथ रख दिया, अपनी आवाज कम रखो, दीवारों के भी कान होते हैं। मैंने कभी नहीं सुना कि हमारे लिन परिवार को 2 डाकबर्ड अंडे मिले हैं। ये के हाथ छोड़ने के बाद लिन शेन ने फिर से अपनी आवाज कम कर दी। मैंने इसके बारे में पहले भी पुराने मास्टर से सुना था। एक बार पुराने मास्टर ने कैंग यू और मुझे अपने साथ पीने के लिए कहा। उत्साह के एक पल में उन्होंने किसी तरह डाकबर्ड्स का विषय उठाया, ये ने याद दिलाया।
पुराने मास्टर ने कहा कि पूर्वजों लिन ने डाक बर्ड घोंसले की खोज की थी और डाक बर्ड्स को प्राप्त करने में सबसे अधिक प्रयास किया था। इसलिए जब यह पाया गया कि घोंसले में कुल 4 डाक बर्ड अंडे थे, तो क्यूई और वान परिवारों ने प्रत्येक ने एक ले लिया और लिन पूर्वज ने अपने लिए 2 ले लिए। तो फिर मैंने कभी क्यों नहीं सुना कि हमारे परिवार में 2 डाक बर्ड्स हैं? मुझे मत बताना कि दोनों डाक बर्ड्स एक साथ गायब हो गए। लिन शेन ने संदेह से पूछा। नहीं, केवल एक डाक बर्ड गायब हो गया। लिन पूर्वज द्वारा वापस लाए जाने के बाद दूसरा अंडा फिर कभी नहीं देखा गया, क्योंकि लिन पूर्वज ने कहा कि यह सफलतापूर्वक नहीं फूटा और एक मृत अंडा बन गया। लिन शेन कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। तो हमारे लिन पूर्वज की किस्मत वाकई खराब थी। डाक बर्ड के 4 अंडों में से 3 डाक बर्ड के अंडे बन गए और सिर्फ एक ही मरा हुआ अंडा बन गया। आप भी इस पर विश्वास नहीं करते, है न? क्यूई और वान परिवार भी इस पर विश्वास नहीं करते थे। उन्हें हमेशा संदेह था कि लिन परिवार का दूसरा डाक बर्ड अंडा कोई मरा हुआ अंडा नहीं था, बल्कि उसे किसी गुप्त हथियार के रूप में छिपाया गया था। इसलिए लिन परिवार के सबसे कठिन समय के दौरान भी क्यूई और वान परिवारों ने लिन परिवार को पूरी तरह से नष्ट नहीं किया। उन्हें डर था कि लिन परिवार के पास अभी भी एक और डाक बर्ड छिपा हुआ है, जिसने मिस्टर लिन जोंगजेन को आगे बढ़ने और लिन परिवार की वर्तमान स्थिति को सुरक्षित करने का अवसर दिया, ये ने कहा। अपनी यादों को जारी रखते हुए ये ने कहा, उस दौरान क्यूई और वान परिवार लगातार लिन परिवार की जांच कर रहे थे। ये पता लगाना चाहते थे कि क्या लिन परिवार ने एक और डाक बर्ड छिपा रखा है। अगर नहीं, तो लिन परिवार के लिए सबसे अच्छा परिणाम डाक बर्ड बेस में सभी हितों को खोना था और इससे परिवार की बर्बादी भी हो सकती थी। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर लिन जोंगजेन इतने दुर्जय होंगे। इससे पहले कि वे सच्चाई को उजागर कर पाते, उन्हें एहसास हुआ कि डाक बर्ड के बिना भी मिस्टर लिन जोंगजेन से निपटना उन्हें महंगा पड़ेगा, और तब तक उनका मौका चला गया था। बाद में मिस्टर लिन जोंगजेन का विकास उनके लिए इतना भयावह हो गया कि मिस्टर लिन शेन और उनके भाइयों के उत्थान के साथ वे पोते पोतियों की तरह डर गए। वे शायद चैन से सो भी नहीं पाते थे डाक बर्ड के बिना, लेकिन उन 3 मालिकों के साथ एक लिन परिवार उनके लिए डाक बर्ड वाले परिवार से भी ज्यादा भयावह था। इस बिंदु पर ये ने आत्मसंतुष्ट होकर ठहाका लगाया। अगर मिस्टर लिन जोंगजेन गायब नहीं होते, तो शायद अब तक डाक बर्ड बेस पर लिन नाम का बोलबाला हो चुका होता, ये ने कहा। उसकी नजर एक बार फिर लिन शेन की आंखों पर टिकी हुई थी। लिन शेन, तुम्हें सबसे अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि वे तीनों मास्टर किस तरह के लोग हैं। डाक बर्ड बेस जैसी जगह में डाक बर्ड की कोई जरूरत नहीं है। अगर लिन परिवार के पास वाकई अभी भी एक है, तो ये केवल मेरे साथ ही हो सकता है। सबसे बेकार 5वां भाई, है न? ऐसा नहीं था कि लिन शेन मूर्ख था, वो स्वाभाविक रूप से समझ गया कि ये का क्या मतलब था और असहाय होकर आहें भरने लगा। हाँ, मैंने वास्तव में कोई डाक बर्ड नहीं देखा है। जब मेरे दूसरे और तीसरे भाई आसपास थे, तो मैं डाक बर्ड बेस के चारों ओर अपनी इच्छानुसार घूम सकता था, हमेशा अलॉय म्यूटेटर द्वारा संरक्षित। मुझे कभी उस चीज की जरूरत नहीं पड़ी। इसके अलावा, क्या आपको लगता है कि मेरी ताकत के साथ, भले ही मेरे पास डाक बर्ड हो, मैं क्यूई शुहिंग और वांग तियान एर के हाथों में जीवित रह सकता हूँ? मुझे डर है कि डाक बर्ड को बुलाने से पहले ही वे मुझे खत्म कर देंगे। लिन शेन, मैं निश्चित रूप से तुम पर विश्वास करता हूँ, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है कि मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। क्यूई और वांग परिवार तुम पर विश्वास नहीं करते, बाय शेनफेई तुम पर विश्वास नहीं करता, और वे वुफुक, मुझे लगता है कि वह भी डाक बर्ड के लिए यहाँ है, अन्यथा वो तुमसे क्यों चिपकता, ये ने ठंडे स्वर में कहा। वे मुझ पर विश्वास नहीं करते और मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास वास्तव में यह नहीं है। लिन शेन ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, इसके अलावा चाहे डाक बर्ड कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, ये सिर्फ एक क्रिस्टल आधारित प्राणी है। क्या ये वास्तव में इतना उपयोगी है, यह अभी भी बहस का विषय है। ये और कुछ कहना चाहते थे, लेकिन बाहर से शोरगुल और चीख पुकार की आवाज ने उनकी बोलती बंद कर दी। दोनों के दिलों में ठंडक महसूस हुई और वे जल्दी से तंबू से बाहर निकल आए, ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है। वुफू, जो तंबू के बाहर पहरा दे रहा था, पहले ही उठ खड़ा हुआ था और रात के आकाश की ओर देख रहा था, और शिविर में मौजूद अन्य लोग भी ऐसा ही कर रहे थे। उनमें से प्रत्येक ऊपर की ओर देख रहा था। लिन शेन ने उस दिशा में देखा जिस ओर बाकी सब देख रहे थे, और आश्चर्य से कह उठे, आह! लौकी पर्वत। अनुवादक 54,96,90,339। 8 या 9 बजे रात का आकाश पहले से ही बहुत साफ हो गया था। शायद मानव तकनीकी सभ्यता के पतन के कारण
रात के आकाश में नंगी आंखों से दिखाई देने वाले तारे पहले की तुलना में बहुत अधिक संख्या में लग रहे थे और वे विशेष रूप से चमकीले थे। लेकिन इस समय आकाश में चमकते तारे असामान्य रूप से मंद दिखाई दे रहे थे। रात्रि के आकाश पर नारंगी रंग छा गया था, मानो भोर आकाश में फैल गई हो या गोधूली ने क्षितिज को जला दिया हो। उस नारंगी रंग का स्रोत कोई वास्तविक उपस्थिति नहीं लगती थी। ये वर्णन करना कठिन था कि वह किस प्रकार का अस्तित्व था। ऐसा लगता था मानो वह अस्तित्व में है और फिर भी अस्तित्व में नहीं है। वह दिखाई देता है, फिर भी ऐसा लगता है मानो वह पूरी तरह से दिखाई नहीं देता। नारंगी रोशनी किसी पेंटिंग की रूपरेखा की तरह थी, जबकि मुख्य भाग खाली और विकृत था। ये कहना कि वहां कुछ भी नहीं था असत्य लगता था, क्योंकि शून्य के माध्यम से देखा जाने वाला तारों वाला आकाश विकृत था। ये कहना कि वहां कुछ था, फिर भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। केवल नारंगी रूपरेखा की भयानक रोशनी ने तारों वाले आकाश को पुनः रंगीन कर दिया था और बचा हुआ शून्य एक विकृत पक्षी जैसा लग रहा था जो आकाश को ढक रहा था तथा उड़ते हुए अपने पंख फड़फड़ा रहा था। खोखला विरूपण धीरे धीरे लिंचशेन और उसके साथियों के सिर के ऊपर से उड़ गया। चाहे जानबूझकर या अनजाने में, ये सीधे घाटी के दूसरे छोर पर चला गया। नारंगी रोशनी दूर तक लंबी अंधेरी खाई को रोशन करती हुई चली गई। उज्ज्वल प्रकाश का लाभ उठाते हुए समूह ने घाटी के दूर छोर पर बादलों के बीच एक अजीब पर्वत शिखर देखा, हालांकि उन्हें पता नहीं था कि वह कितनी दूरी पर था। पर्वत शिखर पहाड़ियों के बीच गर्व से खड़ा था, जिससे आसपास की छोटी चोटियां मात्र टीलों जैसी लग रही थी तथा उनकी राजसी आभा फीकी पड़ गई थी। इससे भी अधिक अजीब बात थी पहाड़ का आकार, ये काफी विचित्र था। लिंचशेन ने दुनिया को ज्यादा नहीं देखा था। आज उसने जो पहाड़ देखे थे वे पिछले 20 वर्षों में देखे गए कुल पहाड़ों से भी अधिक थे। लेकिन अन्य लोगों में वे लोग भी थे जिन्होंने व्यापक यात्राएं की थी और जिनके पास व्यापक ज्ञान था। फिर भी उनमें से किसी ने भी ऐसा पहाड़ कभी नहीं देखा था। इसका आकार पहाड़ों के बीच झुका हुआ एक विशाल लौकी जैसा था। लौकी के आकार का पहाड़, ऐसी चीज की कल्पना करना मुश्किल था। किस तरह के भूगर्भीय परिवर्तन और प्राकृतिक क्षरण ने इसे अपने वर्तमान स्वरूप में ढाला होगा। गॉड माउंटेन, ये गॉड माउंटेन ही होगा। एक कांपती हुई आवाज उठी जो डर से नहीं बल्कि आश्चर्य और उत्साह से कांप रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिंचशेन को भी लगा कि यह पहाड़ लौकी पर्वत ही होगा। ये बहुत ज्यादा सजीव था। उसने सोचा कि शायद इसीलिए उसके दूसरे भाई ने उस समय इसका नाम लौकी पर्वत रख दिया होगा। लिंचशेन को हैरानी इस बात की थी कि गॉड माउंटेन के विशाल आकार और डार्क बड बेस के नजदीक होने के कारण इसे ढूंढना आसान था। फिर सिर्फ लिन भाइयों को ही इसके अस्तित्व के बारे में क्यों पता था? ऐसा भव्य और विचित्र पर्वत एक नजर में ही अविस्मरणीय हो जाता। इसे देखने वाले बहुत से लोग रहे होंगे और इसे गॉड माउंटेन के नाम से जोड़ना आसान रहा होगा। क्या पहले किसी ने ऐसा नहीं सोचा था? ये सही नहीं है। लिंचशेन को अचानक कुछ एहसास हुआ। जब वे घाटी में पहुंचे तब भी दिन का उजाला था और दृश्यता अच्छी थी। अगर दूरी पर कोई अजीबोगरीब आकार का बड़ा पहाड़ होता तो वे उसे देख नहीं पाते। दिन में तो किसी ने इसे नहीं देखा था, फिर भी अब अचानक एक पर्वत प्रकट हो गया। क्या ये वास्तव में उन पौराणिक पहाड़ों में से एक हो सकता है जो दुनिया से छिप सकते हैं? लिंचशेन ने अपने दिल में सोचा। नारंगी रोशनी धीरे धीरे लुप्त हो गई और विशाल गॉड पर्वत के पीछे लुप्त हो गई, जब तक कि प्रकाश की अंतिम किरण भी गायब नहीं हो गई और राजसी और रहस्यमय गॉड पर्वत अब दिखाई नहीं दे रहा था। उस विशाल रात्रि में यह अज्ञात था कि वह अब भी वहां खड़ा है या नहीं। माहौल अचानक से कुछ नाजुक हो गया, क्योंकि क्यूई और वांग दोनों परिवार बाई शेनफेई की ओर देखने लगे। जैसा कि ये ने विश्लेषण किया था, उन्हें देवी संगिनी की आवश्यकता थी क्योंकि वे नहीं जानते थे कि गॉड पर्वत कहाँ है। नारंगी प्रकाश की अप्रत्याशित उपस्थिति ने उन्हें गॉड पर्वत की दिशा में इंगित कर दिया था और डाकबर्ड के साथ होने के कारण उन्हें अब देवी संगिनी की आवश्यकता नहीं थी। लिंचशेन यह नहीं देख पा रहे थे कि बाई शेनफेई के चेहरे पर अब क्या भाव था, लेकिन उन्होंने कल्पना की कि यह अच्छा भाव नहीं था। मिस बाय, ऐसा लगता है कि हमें अपने सहयोग पर फिर से बातचीत करनी चाहिए, क्यू शुहेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। वास्तव में सहयोग के लिए निष्पक्षता की आवश्यकता होती है। आप जो बोते हैं वही काटते हैं। अगर कोई निवेश नहीं है, भले ही हम देने को तैयार हो, तो मिस बाय जैसा व्यक्ति इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगा, है ना? वांग तियान र ने भी मुस्कुराते हुए कहा। आप किस प्रकार पुनः बातचीत करना चाहते हैं? देवी पत्नी ने उदासीनता से पूछा। टेबल पर बैठकर गेम खेलने के लिए आपको चिप्स की जरूरत होती है।
मिस बाय, अब आपके पास चिप्स नहीं है, लेकिन चिंता न करें। हमारे साथ आइए और मैं सुनिश्चित करूंगा कि आपको 10वां चिप्स मिले। तियान प्र, आपको कोई आपत्ति नहीं है न? क्यू शुहिंग ने कहा। वांग तियान र ने कहा, मिस बाई की असाधारण क्षमता को देखते हुए 10% की हिस्सेदारी उचित है। क्या होगा अगर मैं सहमत नहीं हूँ? देवी पत्नी ने ठंडे स्वर में कहा। अगर आप सहमत नहीं हैं तो भी कोई बात नहीं। व्यापार तो व्यापार है और हम मिस बाई के लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करेंगे। लेकिन जिनके मूल्य समान नहीं है वे साथ मिलकर काम नहीं कर सकते। अगर मिस बाई में क्षमता है तो आप अकेले ही गॉड माउंटेन जा सकती हैं। हम आपके रास्ते में नहीं आएंगे। अपनी क्षमताओं के साथ मिस बाई, आप खजाने से लदी हुई वापस जरूर आएंगी। चाहे आप कितना भी ले लें, हम निश्चित रूप से ईर्ष्या नहीं करेंगे, वांग तियान रा ने निश्चितता के साथ कहा। उसे पूरा भरोसा था कि देवी पत्नी के पास उनके साथ सहयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। डार्क बर्ड के बिना ये संदिग्ध था कि क्या वह गॉड माउंटेन तक भी पहुंच पाएगी। अकेले उसमें प्रवेश करना तो दूर की बात थी। चूंकि मामला ऐसा है तो चलो हम अलग अलग रास्ते चलते हैं, देवी पत्नी ने लिन शेन की ओर मुड़ने से पहले कहा और पूछा, क्या तुम मेरे साथ आओगी? लिन शेन के जवाब देने से पहले ही वांग तियान एर ने बोलना शुरू कर दिया था, मिस बाई, कृपया जैसा आप चाहें वैसा करें। हमारे 3 परिवारों के मामलों में आपकी चिंता की आवश्यकता नहीं है। क्या आप तैयार हैं या नहीं? बाई शेनफेई ने वांग तियान र पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं, बल्कि लिन शेन को देखती रही और पूछती रही। आप मेरी छोटी बहन हैं, जाहिर है मुझे आपकी देखभाल करनी चाहिए। लिन शेन ने कहा और बाई शेनफेई के पास गया। लिन शेन ने स्पष्ट रूप से सोचा था कि भले ही बाई शेनफेई के आने के पीछे कुछ और भी उद्देश्य हों, लेकिन उसकी अपनी जरूरतें क्यूई और वांग परिवारों की जरूरतों से कहीं अधिक थीं। बेशक लिन शेन सबसे ज्यादा ये देखना चाहता था कि बाई शेनफेई पहले क्यूई और वांग परिवारों के साथ बातचीत करे, क्योंकि यह उसके लिए सबसे फायदेमंद स्थिति होगी। तुम एक बाहरी व्यक्ति के साथ जा रही हो। क्या लिन परिवार हमारे 3 परिवारों के बीच पिछले सौहार्द को नजरअंदाज करने के लिए तैयार है? क्यू शुहिंग ने ठंडे चेहरे और उदासीन लहजे में कहा। क्यूई और वांग परिवारों के लोग पहले से ही लिन शेन और बाई शेनफेई के बीच में खड़े थे। वे बाई शेनफेई को लिन शेन को अपने साथ ले जाने की अनुमति नहीं दे सकते थे। अगर लिन परिवार के पास एक और डाक बर्ड होता तो ये परेशानी का सबब बन जाता। वांग तियान, तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। अगर मेरी छोटी बहन और मैं मिलकर काम करें तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे पास कोई मौका है? लिन शेन ने बिना किसी परेशानी के कहा। वांग तियान ने तिरस्कार के साथ कहा, अगर तुम सच में वह कमीना लिन जियांगडोंग होते तो मैं तुम्हें रोकने की हिम्मत नहीं करता। दुर्भाग्य से तुम लिन परिवार से केवल लिन शेन हो जो केवल खाना पीना और मौज मस्ती करना जानता है। उसे नीचे उतारने में संकोच मत करो। लिन शेन ने जब ये सुना तो उसे पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है और वह जल्दी से ये की ओर देखने लगा। सिर्फ यही 100% निश्चित हो सकता था कि यहाँ मौजूद व्यक्ति लिन शेन था, न कि लिन जियांगडोंग। अगर वांग तियान र को इतना यकीन हो सकता था कि वह लिन शेन था, तो 10 में से 9 संभावना थी कि समस्या ये में थी। बेशक ये वेई वुफू भी हो सकता है। उसने अनुमान लगाया होगा कि लिन जियांगडोंग वास्तव में लिन शेन का भेष था, लेकिन लिन शेन को अभी भी लगा कि यही होने की अधिक संभावना थी। जिस क्षण लिन शेन ने ये को देखने के लिए मुड़कर देखा, ये ने अचानक एक चाकू निकाला और उसे लिन शेन की गर्दन पर रख दिया और आह भरते हुए कहा, लिन शेन, मुझे माफ कर दो, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। उसने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि अचानक उसकी आंखों के सामने एक ठंडी रोशनी चमक उठी, जिससे वह सदमे में आ गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये की पीछे हटने की गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी, यहाँ तक कि लिन शेन भी थोड़ा आश्चर्यचकित था, क्योंकि ई का वृद्ध शरीर इतनी तेजी से चलने में सक्षम था, जो शीर्ष मिश्र धातु प्राणियों से कम नहीं था। लेकिन इतनी तेजी से पीछे हटने के बावजूद भी उसके गाल पर अभी भी एक कट का निशान था, जो गहरा तो नहीं था लेकिन बहुत भयंकर और डरावना लग रहा था। वेई वुफू हाथ में Z10 तलवार पकड़े हुए लिन शेन के सामने खड़ा था। तलवार की ठंडी धार से अभी भी खून टपक रहा था। आप पहले जाए, मैं उन्हें यहीं रोक लूंगा। जैसे ही वेई वुफू ने कहा, उसके शरीर के भीतर एक रहस्यमय पदार्थ उमड़ पड़ा और पलक झपकते ही वह बैंगनी कवच में लिपटा हुआ था, जिसने उसके मजबूत और लंबे शरीर को ढक लिया था, जैसे कि वह एक बैंगनी कवच युद्ध देवता हो। लिन शेन को उम्मीद नहीं थी कि वेई वुफू वास्तव में उसकी मदद करने के लिए आगे आएगा।
बिना ज्यादा सोचने के वह व्हाइट गोल्ड बीस्ट पर पलट गया और घाटी के बाहर की ओर बेतहाशा भाग गया। क्यूई परिवार का एक म्यूटेटर जो लिन शेन के सबसे करीब था उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसे ठंडी रोशनी की चमक दिखाई देती है। म्यूटेटर का सिर हवा में उड़ जाता है जबकि उसका शरीर जमीन पर गिर जाता है, खून की धार निकलती है। वेई वुफू के हाथ में जैड जैसी तांग तलवार जमीन की ओर तिरछी थी और उसके ब्लेड से खून बह रहा था। वेई वुफू कम बोलने वाला लेकिन निर्दयी काम करने वाला आदमी था, ऐसा आदमी जो बिना किसी हिचकिचाहट के किसी पर भी वार कर सकता था। उसे देखकर लिन शेन को भी ठंड लग रही थी। भाई तियान, ऐसा लगता है कि हमारे डार्क बड बेस को दूसरों ने हल्के में लिया है, जैसे कि कोई हमारे सिर पर शौच और पेशाब करने की हिम्मत करता है। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्या आप कर सकते हैं? क्यू शुहिन की आंखों में ठंडक चमक उठी। मैं भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, वांग तियान ने ठंडी आवाज में कहा। तो फिर चलो उसे मार डालें, क्यू शुहिन ने उदास होकर कहा और उसने एक पेट कैप्सूल निकाला। लगभग उसी समय वांग तियान ने भी एक पेट कैप्सूल फेंका। लेकिन इससे पहले कि उनके पालतू कैप्सूल जीवित प्राणियों में तब्दील हो पाते, एक नीलम जैसी तलवार ने दोनों कैप्सूलों को छेद दिया और उन्हें छेद दिया। क्या जिसने तुम्हें साधना सिखाई थी उसने तुम्हें कभी नहीं बताया? इस तरह से तुम पेट कैप्सूल का उपयोग नहीं करते। बाई शेनफेई ने तलवार पकड़ी और एक झटके से 2 छेदे हुए मिश्र धातु पेट कैप्सूल तुरंत जमीन पर टुकड़े टुकड़े हो गए। क्यू शुहिंग और वांग तियान ने एक दूसरे को देखा और बिना एक और शब्द कहे एक और पेट कैप्सूल निकाला, लेकिन इस बार उन्होंने पहले की तरह लापरवाही से उन्हें फेंकने की हिम्मत नहीं की और इसके बजाय उन्हें अपने सिर के ऊपर उठा लिया। क्यूई और वांग परिवारों के अन्य लोगों ने भी उन्हें घेर लिया, जिससे वेई वुफू और बाई शेनफेई फंस गए। बाई शेनफेई को हमारे पास छोड़ दो। जहां तक उस कमीने वेई वुफू की बात है, उसे मेरे लिए खत्म कर दो, वांग तियान ने बाई शेनफेई को ठंडी निगाहों से देखते हुए आदेश दिया। 2 फीनिक्स की आवाजें एक साथ सुनाई दी जब 2 डार्क बड्स उन हथेलियों से उछले जिन्हें क्यू शुहिंग और वांग तियान ने ऊपर उठाया हुआ था। वे बाई शेनफेई की ओर 2 अंधेरे प्रकाश की किरणों की तरह उड़े। उन्होंने बाई शेनफेई के प्रति सतर्कता बरती और शुरू से ही अपने सबसे शक्तिशाली डार्क बड्स को उतार दिया। दूसरी ओर वेई वुफू दोनों परिवारों के म्यूटेटरों से घिरा हुआ था और युद्ध की आवाजें लगातार आ रही थीं। लिन शेन का इरादा थोड़ा आगे भागने और फिर स्थिति का आकलन करने का था, लेकिन जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसने देखा कि एक व्यक्ति उसका पीछा कर रहा है। वह 18.4 की गति से व्हाइट गोल्ड बीस्ट पर सवार था, लेकिन वह आकृति किसी भी चीज पर सवार नहीं थी, बल्कि व्हाइट गोल्ड बीस्ट से भी अधिक तेज थी, जिससे उनके बीच की दूरी तेजी से कम हो रही थी। लिन शेन ने देखा कि वह आकृति काले शल्क जैसे धातु के कवच से ढकी हुई थी और उसका शरीर अत्यंत क्षीण था, जो भयावह लग रहा था, मानो मनुष्य और सांप का एक राक्षसी संकर हो। भागना बंद करो लिन शेन, तुम भाग नहीं सकते। चलो ठीक से बात करते हैं। जब तक तुम सहयोग करते हो, भले ही क्यू शुहिंग और वांग तियान को नाराज करने का जोखिम हो, मैं यहाँ से तुम्हारा सुरक्षित प्रस्थान सुनिश्चित करूंगा, ये ने कहा और अचानक लिन शेन के पास से गुजरते हुए सफेद सोने के जानवर का रास्ता रोक दिया। अध्याय 27 गोलियां काटना। अनुवादक 54,96,90,339। हाँ, क्या तुम सच में मुझे मूर्ख समझते हो? लिन शेन ने ये की ओर देखते हुए ठंडे स्वर में पूछा। लिन शेन, मैं वास्तव में तुम्हें अपने बच्चे के रूप में देखता हूँ। ये के शब्द उसकी बात पूरी होने से पहले ही कट गए। और तुम्हें लगता है कि तुम इसके लायक हो? लिन शेन के चेहरे पर घृणा भर गई। तुम अभी भी जवान हो और मेरी उम्र तक नहीं पहुंचे हो, इसलिए तुम समझ नहीं पा रहे हो, ये न्याय भरी। हाँ, अगर तुमने खुलेआम विश्वासघात स्वीकार कर लिया होता तो मैं तुम्हारा थोड़ा सम्मान करता। संत और पापी का नाटक मत करो, मुझे घृणा मत दो, लिन शेन ने ठंडे चेहरे के साथ कहा। बकवास बहुत हो गई, तुम मुझसे वास्तव में क्या चाहते हो? मुझे केवल डार्क बड चाहिए और कुछ नहीं, ये ने कहा। मैंने कई बार कहा है, मेरे पास डार्क बड नहीं है। लिन शेन को पहले से ही पता था कि ये की सभी पिछली जांचें ये पता लगाने के लिए थी कि क्या उसके पास डार्क बड है। छोटे भाई शेन, मुझे धोखा देने की कोई जरूरत नहीं है। लिन परिवार के पास अभी भी एक डार्क बड होना चाहिए और यह आपके पास होना चाहिए। ये एक छोटा ब्लेड पकड़े हुए धीरे धीरे लिन शेन की ओर बढ़ते हुए बोला। अगर यह वास्तव में एक मृत अंडा था तो लिन परिवार इसे क्यूई और वांग परिवारों के संदेह को दूर करने के लिए क्यों नहीं दिखाता?
बस मृत अंडे को प्रदर्शित करना ही काफी था, लेकिन लिन परिवार ने ऐसा करने के बारे में कभी नहीं सोचा, जीवन और मृत्यु के महत्वपूर्ण क्षणों में भी नहीं। इसलिए यह एक मृत अंडा नहीं होना चाहिए, बल्कि चौथा डार्क बर्ड होना चाहिए। डार्क बर्ड विरासत में मिलने के कारण मैं 3 बड़े लिन भाइयों के स्वभाव से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। अगर कोई डार्क बर्ड होता तो वे निश्चित रूप से आपको दे देते। आप हमेशा इतने आश्वस्त रहे हैं क्योंकि आपके पास डार्क बर्ड आपके तुरूप का इक्का है ना? तो यही तो तुम सोच रहे थे। लिन शेन को एहसास हुआ कि क्यों ये इतना आश्वस्त था कि उसके पास डार्क बर्ड है। ये पता चला कि लिन शेन के आत्मविश्वास ने ये को गलत धारणा दी थी, लेकिन लिन शेन का आत्मविश्वास डार्क बर्ड से नहीं आया था, यह अग्नि बीज और मृत्यु पाउडर से आया था जो उसे संयोग से मिला था। छोटे भाई शेन, तुमने कभी कठिनाई का अनुभव नहीं किया है और जीवन के दुखों को नहीं समझते हो। कुछ चीजें उतनी सरल नहीं होती जितनी तुम सोचते हो, और मैं उतना सरल नहीं हूँ जितना तुम सोचते हो। डार्क बर्ड शक्तिशाली है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कौन पकड़ता है। क्या तुम मानते हो कि अगर तुम्हारे पास डार्क बर्ड होता और अगर वह वास्तव में मुझसे लड़ने के लिए आता तो तुम्हें हमला करने का मौका भी नहीं मिलता? ये का लहजा ईमानदार था। तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जिसे मैंने बड़ा होते देखा है। डार्क बर्ड को छोड़ दो और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे सिर के एक बाल को भी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। अगर मैं लौकी पर्वत में कुछ लाभ प्राप्त कर सकता हूँ तो मैं भविष्य में तुम्हारे साथ कुछ साझा करूंगा। मुझे कार्रवाई करने के लिए मजबूर मत करो, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। हाँ चलो बकवास छोड़ो, इससे मुझे केवल बीमार महसूस होता है। मेरे पास डार्क बर्ड नहीं है। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो मुझे मार दो और मेरे शरीर की तलाशी लो, लिन शेन ने ठंडे स्वर में कहा, व्हाइट गोल्ड बीस्ट की पीठ पर बैठे हुए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। छोटे भाई शेन, क्या तुम सच में मुझे इस हद तक धकेल रहे हो? अगर मैं कार्रवाई करता हूं तो मैं तुम्हारी जान नहीं बख्श सकता। मिस्टर लिन जोंगजेंग और चौथे लिन भाई दोनों का गुस्सा हम दोनों को ही पता है। अगर मैं तुम पर वार करता हूं तो पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हें चुप कराना होगा। ये की आवाज भी ठंडी हो गई क्योंकि उसने अपने हाथ में छोटे ब्लेड को कसकर पकड़ लिया। यह मिश्र धातु से बना हथियार था जिसे खंजर नहीं बल्कि छोटी तलवार की तरह बनाया गया था। तलवार का शरीर पीतल जैसा था, लेकिन इसकी धार बर्फीले सफेद रंग की थी। तुम मेरे तीसरे और चौथे भाइयों से क्यों डरते हो? लिन शेन ने अचानक पूछा। ये थोड़ा हैरान था, उसे उम्मीद नहीं थी कि लिन शेन अचानक ऐसा सवाल पूछेगा। कुछ देर सोचने के बाद उसने जवाब दिया, क्योंकि मिस्टर लिन जोंगजेंग और चौथा लिन भाई दोनों बहुत ताकतवर हैं, इस हद तक ताकतवर कि जिसने भी उनकी ताकत देखी है वह डर महसूस किए बिना नहीं रह सकता। मैं इसे कैसे कहूँ, मजबूत, बिल्कुल सटीक नहीं है, जबकि उनके पास पूरी तरह से जबरदस्त ताकत नहीं है। अगर उसी स्तर का कोई या उससे भी ऊपर का कोई उनसे मौत तक लड़े तो मेरा मानना है कि वे ही बचेंगे। अगर दूसरा भाई अभी भी यहाँ होता तो वह और भी ज्यादा खतरनाक होता। लिन परिवार वास्तव में ऐसे बच्चों के लिए भाग्यशाली है। अगर कोई बच जाता है तो लिन परिवार निश्चित रूप से भविष्य में एक बड़ी ताकत बन जाएगा। हाँ, क्या तुम भूल गए कि मैं भी लिन हूँ? मैं भी उनका भाई हूँ, लिन शेन ने शांति से कहा। ये हंसे। वास्तव में आप भी लिन हैं। मेरा मानना है कि आप भविष्य में मिस्टर लिन जोंगजेंग और चौथे भाई की तरह ही दुर्जय हो सकते हैं, लेकिन आप अभी वहां नहीं हैं। यदि आप अभी अलॉय लेवल म्यूटेटर होते तो मैं आपका विरोध करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन यह अफसोस की बात है कि आपने बेस म्यूटेशन पूरा नहीं किया है, और डार्क बर्ड के साथ भी इसका कोई फायदा नहीं है। मैं आपको डार्क बर्ड के मुझे छूने से पहले ही मार सकता हूँ, आपके पास कोई मौका नहीं होगा। तुम्हें मारने के लिए बेस म्यूटेशन की आवश्यकता नहीं है, लिन शेन ने उदासीनता से कहा। ये की आंखें बर्फीली हो गईं जब उसने कहा, चूंकि मामला ऐसा है, इसलिए मैं तुम्हें डार्क बर्ड को बुलाने का मौका दूंगा। लिन शेन ने एक पेट कैप्सूल निकाला और उसे अपने बगल में खड़े एक सुपरसोनिक गनमैन में बदल दिया। ऐसा लगता है कि आप अभी भी उम्मीद पर कायम हैं। ये ने देखा कि लिन शेन ने डार्क बर्ड को नहीं बल्कि वांग तियान एयर से जीते सुपरसोनिक गनमैन को बुलाया था। उसने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहा। लिन शेन ने उसकी कोई परवाह नहीं की और सीधे सुपरसोनिक गनमैन को हमला करने का आदेश दिया। सुपरसोनिक गनमैन ने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और ये पर ट्रिगर दबा दिया। बंदूक की नाल से चिंगारियां निकली और गोली इतनी तेज गति से निकली कि उसे नंगी आंखों से देखना मुश्किल था। क्लैंग, ये निश्चल खड़ा रहा, उसका छोटा ब्लेड चमक उठा और उसके चेहरे पर निशाना साधती गोली आश्चर्यजनक रूप से 2 भागों में विभाजित हो गई।
ये के शरीर के दोनों ओर से सनसनाती हुई जमीन पर गिर गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये हाथ में छोटा ब्लेड लिए भावशून्यतापूर्वक लिन शेन की ओर चला। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। सुपरसोनिक गनमैन लगातार गोलियां चलाता रहा, लेकिन वह ही की बढ़त को बिल्कुल भी नहीं रोक सका। उस पर निशाना साधी गई सभी गोलियां उसके छोटे ब्लेड से विक्षेपित हो गईं। लिन शेन ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। उसे याद आया कि ये इतना ताकतवर नहीं था। सुपरसोनिक गनमैन की गति मिश्र धातु प्राणियों में सबसे ऊपर थी, फिर भी ये की गति उससे भी अधिक थी, और वह गोलियों को सटीकता से काट सकता था, जो कि ये की पहले दिखाई गई क्षमताओं के भीतर नहीं था। उनकी गति उस समय से कम नहीं थी जब लिन शेन ने सुपरसोनिक गनमैन पर EQ पॉइंट सीलिंग का इस्तेमाल किया था। अब डार्क बर्ड को बुलाना बेहतर है, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। ये पहले ही व्हाइट गोल्ड बीस्ट के सामने पहुंच चुका था और अपनी तलवार को घुमाकर उसकी गर्दन पर गहरा घाव कर दिया। व्हाइट गोल्ड बीस्ट की गति के बावजूद उसे बचने का कोई मौका नहीं मिला और वह तुरंत एक तरफ गिर पड़ा। लिन शेन के पास व्हाइट गोल्ड बीस्ट की पीठ से नीचे कूदने और ये के सामने खड़े होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये लिन शेन की ओर चलता रहा, उसके हाथ में छोटा ब्लेड एक विषैले सांप की जीभ की तरह था, जो किसी भी क्षण लिन शेन को मौत के चुंबन के साथ मारने के लिए तैयार लग रहा था। टकराना। लिन शेन ने ये के कदम उठाने का इंतजार नहीं किया, बल्कि सुपरसोनिक गनमैन को दोबारा गोली चलाने को कहा। हालांकि जैसे ही सुपरसोनिक गनमैन ने गोली चलाई, लिन शेन ने भी अपनी चाल चली। संघर्ष के 7 कदम लिन शेन को गोली से भी अधिक गति दे सकते थे, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं था कि उसे शूटर पर हमला करने के लिए उस गति का उपयोग करना होगा। लिन शेन बिजली की तरह आगे बढ़ा, उसकी उंगली ई के गले के नीचे EQ पॉइंट पर निशाना साध रही थी, एक ऐसा स्थान जिसे वह देख सकता था। जैसा कि अपेक्षित था, ऐसा लग रहा था कि ये ने लिन शेन की चाल का बहुत पहले से अनुमान लगा लिया था। जैसे ही लिन शेन ने अपनी चाल चली, ये का छोटा ब्लेड भी लिन शेन की बांह पर वार करने लगा। ये की गति वास्तव में लिन शेन की स्ट्राइक से भी अधिक तेज थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना आश्वस्त था। ऐसी गति अब मिश्र धातु स्तर के भीतर नहीं थी। झनकार। ये का छोटा ब्लेड पहले ही लिन शेन की बांह पर लग चुका था और लिन शेन की उंगली अभी भी ये से कुछ दूरी पर थी। बैकक्वोट, लोकी पर्वत का रहस्य। अनुवादक 54,96,90,339। ये ने सोचा था कि उसका ब्लेड लिन शेन की बांह को काट देगा, लेकिन जब उसने वार किया तो ऐसा लगा जैसे वह बेजोड़ मजबूती वाली स्टील की तार की रस्सी पर गिरा हो। न केवल ये काटने में विफल रहा, बल्कि प्रभाव ने उसकी कलाई में चुभने वाला दर्द भी पैदा कर दिया। जैसे ही ये को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उसने अपना हाथ वापस खींचने का इरादा किया, एक गहरे लाल रंग की छाया लिन शेन की बांह की आस्तीन को चीरती हुई आई। सांप की तरह वह ये की बांह के चारों ओर लिपट गई। ये ने जो ब्लेड नीचे लाया था, उसने लिन शेन की बांह पर लिपटे डेथ पाउडर को चीर दिया था। लिन शेन को हमेशा से पता था कि उसका खुद का हमला ये से ज्यादा तेज नहीं हो सकता। ये की प्रतिक्रिया बिजली की तरह तेज थी। जिस क्षण डेथ पाउडर उसके हाथ पर लपेटा गया, उसका दूसरा हाथ बिजली की तरह बाहर निकला और डेथ पाउडर के सिर को पकड़कर उसे खींच लिया। दुर्भाग्य से उसने डेथ पाउडर को कम करके आंका। जिस क्षण उसने उसका सिर पकड़ा, डेथ पाउडर की पूंछ बिच्छू के दंत की तरह उसकी हथेली में घुस गई और उसके चारों ओर कुंडलित हो गई, जिससे एक पल में उसके दोनों हाथ बंध गए। ये क्या चीज है? ये के चेहरे पर थोड़ा सा भाव आया। ऐसा कहते हुए उसने अचानक लिन शेन पर हमला कर दिया, अपने हाथों में लिपटे डेथ पाउडर को अनदेखा कर दिया। एक पैर पर संतुलन बनाते हुए उसने भ्रम की तरह दूसरे पैर से हमला किया और लिन शेन के सिर पर एक लात मारी। अगर वह लिन शेन को मार सके और इस विचित्र पालतू जानवर की चाबी प्राप्त कर सके तो वह तुरंत स्थिति को बदल सकता है। लिन शेन ने इस कदम का पहले से ही अनुमान लगा लिया था। इससे पहले कि ये लात मार पाता, लिन शेन ने पीछे हटना शुरू कर दिया था और लगभग उसी समय सुपरसोनिक गनमैन को गोली चलाने का आदेश दिया। जैसे ही ये ने लात मारी, लिन शेन की गति गोली से भी तेज हो गई। वह बाल बाल पीछे हटा, लात से बच गया, जबकि लात से निकली हवा से उसके बाल चारों दिशाओं में उड़ने लगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। सुपरसोनिक गनमैन की गोली ई को लगी और यद्यपि गनमैन की कठोरता में थोड़ी कमी थी, क्योंकि यह मिश्र धातु स्तर की थी, जब गोली ई के अजीब शल्क जैसे कवच से टकराई तो विक्षेपित होने से पहले केवल कुछ बार चिंगारी निकली। ये और लिन शेन दोनों ही चौंक गए। लिन शेन की इतनी तेजी से बार बार ऐसा करने की क्षमता देखकर ये हैरान रह गया, क्योंकि उसे लगा था कि इस तरह के जीवन रक्षक पैतरेबाजी को 2 बार से ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, यह असाधारण होगा।
दूसरी ओर लिन शेन इस बात से हैरान था कि न केवल ये की गति प्रभावशाली थी, बल्कि उसके मिश्र धातु कवच की कठोरता इतनी अधिक थी कि सुपरसोनिक गनमैन की गोलियों का उस पर लगभग कोई असर नहीं हुआ। ये ने लिन शेन का पीछा करते हुए फिर से लात मारने का इरादा किया, लेकिन इससे पहले कि उसका पैर उठ पाता, मौत का पाउडर पहले ही उसके चारों ओर लपेट चुका था। ये ने अपना दूसरा पैर उठाने का प्रयास किया, लेकिन वह भी डेथ पाउडर से बंध गया, जिससे वह मम्मी की तरह सीधे पीछे की ओर गिर पड़ा। जैसे ही ये गिरा, एक और गोली की आवाज आई। जमीन पर लेटे हुए ये ने देखा कि लिन शेन की उंगली उसके गले के ठीक नीचे एक जगह की ओर इशारा कर रही थी। ये की आंखों में खुशी की एक चमक दौड़ गई। चाहे लिन शेन के पास कितने भी जीवन रक्षक तरीके क्यों न हो, इतने कम बल से उसके मिश्र धातु कवच को तोड़ना असंभव होगा। लेकिन लिन शेन के दृष्टिकोण ने ये को उसे सीधे मारने का मौका दिया। जैसी कि उम्मीद थी, जब लिन शेन की उंगली ने संपर्क किया तो ये के धातु के कवच को नुकसान नहीं पहुंचा सका और ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी छड़ी से धक्का दिया गया हो। ये अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन अचानक उन्होंने पाया कि उनका मुंह बंद हो गया है। वास्तव में उसका पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया था। भय से आंखें चौड़ी हो गईं। अब ये को असली कारण समझ में आया कि क्यों सुपरसोनिक गनमैन को लिन शेन के एक ही प्रहार से वश में कर लिया गया था। शुरू में उन्होंने सोचा था कि बंदूकधारी इसलिए हिल नहीं सकता क्योंकि उसके शरीर के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर गोली लगी थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि ऐसा नहीं था। उसका मुंह खोलो, लिन शेन ने डेथ पाउडर को आदेश दिया। डेथ पाउडर की पूंछ हिंसक रूप से ही के मुंह में घुस गई, उसके दांतों को तोड़ दिया और फिर मुंह खोलकर अंदर से एक पतली विलो पत्ती जैसी पतली चीज बाहर निकाल ली। ये टुकड़ा एक काल्पनिक हरे रंग के समान पारदर्शी था और स्पष्टतः क्रिस्टल बेस पदार्थ से बना था तथा रेजे की धार से भी पतला था। लिन शेन ने ग्रीन लीफ ब्लेड लिया और ये के शरीर पर फिर से उंगली दबाई। कई दांत टूट जाने और मुंह में खून भर जाने के बाद ये ने तुरंत बोलने की क्षमता वापस पा ली। लिन शेन, नहीं मिस्टर लिन शेन, मुझे आपको कम नहीं आंकना चाहिए था। मुझे लिन परिवार के एक सदस्य को कम नहीं आंकना चाहिए था। हाँ, क्या मेरे लिन परिवार ने आपके साथ कोई गलत व्यवहार किया है? लिन शेन ने ठंडे स्वर में पूछा। नहीं, लिन परिवार ने मेरे साथ कोई गलत काम नहीं किया है, ये ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। यदि लिन परिवार ने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया है और आप पहले से ही इतने बुरे हो चुके हैं, तो लॉकी पर्वत के अंदर का खजाना प्राप्त करने से आपको क्या फायदा? आप कितने साल और जी सकते हैं? लिन शेन ने ये से लॉकी पर्वत के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश की, जो शायद कुछ ऐसा जानता था जिसके लिए वह इतना हताश था। ये ठीक इसलिए है क्योंकि मेरे पास ज्यादा साल नहीं बचे हैं, इसलिए मैं गॉड माउंटेन में प्रवेश करना चाहता हूँ। केवल प्रवेश करके ही मैं जीवित रह सकता हूँ। मैंने जीवन का भरपूर आनंद नहीं लिया है, मैं अभी मरना नहीं चाहता, ये ने समझाया। तुम्हारा क्या मतलब है? लिन शेन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, वह ये द्वारा बताई गई जानकारी से आश्चर्यचकित थी। लिन शेन, मैं तुम्हें सब कुछ बता सकती हूँ, बस कृपया मेरी जान बख्श दो, ये ने विनती की। एड्स बाय पब फ्यूचर। बोलो, लिन शेन ने भाव शून्य भाव से ये को देखते हुए कहा। यह संयोग से हुआ कि मैंने श्री लिन जोंगझेंग और चौथे भाई को लॉकी पर्वत के कुछ रहस्यों के बारे में बात करते हुए सुना। वे दूसरे भाई के मामलों पर चर्चा कर रहे थे, कह रहे थे कि बहुत समय पहले, जब दूसरा भाई बहुत लंबे समय के लिए दूर गया था, तो वह बहुत उत्साहित होकर लौटा था। उसने उन्हें बताया कि लॉकी पर्वत के अंदर कुछ ऐसा है जो अनंत जीवन देता है। जब वे पर्याप्त शक्तिशाली हो गए, तो वह उन्हें और बड़ी बहन को लॉकी पर्वत पर ले जाएगा, ताकि भाई बहन हमेशा के लिए अमर युवा हो सकें। ये याद करते हैं।